Hey guys, hi everyone. Good morning, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, and I welcome you all to this session जहां आज हम theoretically इस चैप्टर को खत्म करेंगे. आखिरी टॉपिक composite and mixed supplies, what we need to take care of, followed by miscellaneous provisions. वो सब हम इस चैप्टर में आज खत्म कर देंगे guys. So let's get going without any further delay with a quick recap of what we did into the preceding session. All right guys, पिछले सेशन में हम लोगों ने करा था नेगेटिव लिस्ट. क्या किया था गाइस? नेगेटिव लिस्ट करा था. एंड नेगेटिव लिस्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उनको रिकैप करते हैं. ओके गाइस, सबसे पहले ये थोड़ा ज्यादा जूम हो गया ऐसा लगता है. एक सेकेंड. हाँ जी, आई थिंक दिस शुड बी फाइन. ओके, हाँ जी. सबसे पहले हम लोगों ने करा था एम्प्लॉयर रिलेशनशिप वाला पॉइंट, जहां हम लोगों ने देखा कि अगर एम्प्लॉय को कोई भी पेमेंट करता है तो वो आपका नेगेटिव लिस्ट में आएगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड द पेमेंट इज इन मेड इन द कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट. लेकिन इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि देयर आर 2 पॉइंट्स जिन्हें भी दोस्तों सप्लाई ऑफ गुड्स ना कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, मतलब नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज. जिसमें पहला था एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय, एक्टिविटीज जो परफॉर्म करी जाती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज एज पब्लिक अथॉरिटीज, जिसमें दोस्तों पंचायत और म्युनिसिपैलिटी वाला एग्जांपल था. एंड सेकंड वाज अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ अमाउंट चार्ज करती है फॉर ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फीस, एप्लीकेशन फीस, बाय व्हाटएवर नेम यू कॉल इट एज, उसे भी सप्लाई ऑफ गुड्स ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा. ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज. उसके बाद दोस्तों हम सेकंड पॉइंट पर पहुंचे. अच्छा, एम्प्लॉय वाले में इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर एम्प्लॉय को कोई भी पेमेंट मिली है विच इज आउटसाइड द कोर्स ऑफ इट्स एम्प्लॉयमेंट, उस पर जीएसटी लगेगा. एंड दूसरी चीज, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन है, इनके बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन, उसे सप्लाई मान लिया जाएगा, लेकिन द ट्रांजैक्शन शुड बी आउटसाइड द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट. क्योंकि नेगेटिव लिस्ट में हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि सेक्शन 7(2) विल प्रिवेल ओवर सेक्शन 7(1). तो अगर सेक्शन 7(2) और 7(1) के बीच में लड़ाई होती है तो 7(2) जीतेगा, मतलब वो नेगेटिव लिस्ट में पहले माना जाएगा. तो इन दैट सिनेरियो गाइस, any payment which has been made by the employer, now concluding, any payment made by the employer to the employee in course of his employment, no GST. Outside the course of employment, GST. Gift up to 50,000, no GST. Gift above 50,000 rupees, GST. All right. Next, services by any court, district court, high court, supreme court or tribunal established under any law for the time being in force. ये वाला हमारा एक पॉइंट था दोस्तों, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट था जिसमें कोर्ट फीस वगैरह का पॉइंट आया था. तो कोर्ट फीस वगैरह अगर जमा कराई जाती है तो इन दैट केस जीएसटी विल बी चार्ज. नेक्स्ट, फंक्शंस परफॉर्म बाय एमपीज, एमएलएस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, अगर कोई फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो यहां पर मैंने आपको बताया था दोस्तों कि इनके बीच में एम्प्लॉयर रिलेशनशिप फॉर्म नहीं होता, क्योंकि इनके ऊपर कोई बॉस नहीं होता जो इन्हें डायरेक्ट करे कि भैया ऐसा करो वैसा करो. तो इनको जो पेमेंट मिल रही थी उन पे जीएसटी लागू हो रहा था. सरकार ने क्या करा, भैया इनको जीएसटी नहीं लगाना, ये तो हमारे देश के ही प्रधान है. तो इन दैट सिनेरियो उसे नेगेटिव लिस्ट पॉइंट नंबर 3 में डाल दिया गया. नेक्स्ट, मरने मराने से जुड़ी हुई सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रिमेटोरियम और मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड. ये दोस्तों आपका कौन सी कैटेगरी में आता है? दिस इज द फोर्थ पॉइंट जिस पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा. सरकार ने कहा यहाँ इंसान उसका परिवार वाला वैसे ही परेशान है, इनको और परेशान ना किया जाए. नेक्स्ट, सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल 2, सेल ऑफ बिल्डिंग. अगर आपने लैंड बेची है दोस्तों तो उस पर कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा. लेकिन बिल्डिंग वाले केस में, अगर याद हो, हम लोगों ने शेड्यूल 2 में भी पढ़ा था कि बिल्डिंग वाले केस में आप लोगों का नेगेटिव लिस्ट में आता है. बिल्डिंग वाले केस में नेगेटिव लिस्ट में आता है अगर कंस्ट्रक्शन के बाद वाला पैसा लगाया गया, मतलब अगर अंडर कंस्ट्रक्शन, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले आपने 1 रुपया भी नहीं दिया था और कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आपने सारा पैसा दिया था, तो इन दैट केस जीएसटी लिवाई नहीं करा जाएगा. हाउएवर इफ एनी अमाउंट इज पेड, एनी अमाउंट इज बीइंग पेड, एक बार इंटरनेट की स्पीड भी चेक कर लेते हैं. इफ एनी अमाउंट इज बीइंग पेड गाइस इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि अंडर कंस्ट्रक्शन, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में होता है तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, विल जीएसटी बी चार्ज? क्या उस पे जीएसटी चार्ज किया जाएगा? हाँ जी, उस पे जीएसटी चार्ज किया जाएगा. एंड नॉट
नॉट ओनली द वैल्यू जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले मिला है, अगर एक बार जीएसटी चार्ज हो गया दोस्तों, देन जीएसटी विल बी चार्ज ऑन द एंटायर ट्रांजैक्शन, पूरे ट्रांजैक्शन पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट, एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, तो एक्शनेबल क्लेम्स पे जीएसटी नहीं लगेगा, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स पे जीएसटी लगेगा, जिन्हें सरकार बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है गाइस। आप लोग देख सकते हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे, betting, casinos, gambling, horse racing, lottery, online money, gaming. This is what we did into the preceding session, followed by दोस्तों there were two more clarifications जहां पर सरकार ने कहा कि फॉलोइंग एक्टिविटीज को भी ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाए ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाए, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेंसेस। कन्वेंसेस क्या होते हैं दोस्तों, जिसमें सामान या इंसानों को लिया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि बसेस, ट्रक्स, ट्रेन, वेसल्स, एयरक्राफ्ट बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स, इनको सप्लाई नहीं माना जाएगा। हाउएवर दोस्तों, अगर आप इसी चीज का काम करते हैं, आप बसेस ही बेचते हैं और आपने ब्रांच नंबर 1 से ब्रांच नंबर 2 में बसेस भेजी है, तो इन दैट केस विल जीएसटी भी चार्ज किया, उस पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। द आंसर टू विच इज यस, उस पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। ऑलराइट गाइस, रिपेयर्स वगैरह पे जीएसटी चार्ज किया जाएगा। मूविंग ऑन गाइस, इंटरस्टेट, अगर आपका इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, टूल्स, स्पेयर्स एंड ऑल गुड्स ऑन व्हील्स, तो क्या दोस्तों इस पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा? नहीं गाइस, जैसे कि क्रेन्स वगैरह होते हैं, एज लॉन्ग एज आप इसी चीज को अपना स्टॉक नहीं बनाकर बैठे हो। अगर आपने इसको स्टॉक बनाकर बैठा है दोस्तों, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, आपका इस पे जीएसटी लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग पहुंचे अब आज की क्लास पे, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। आ जाओ गाइस, इसको ना थोड़ा सा बड़ा करके यही रखते हैं गाइस, आ जाओ। कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, ये भी बहुत अच्छा दोस्तों सिनेरियो है, जिसे अपन बोलते हैं बंडल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टुगेदर फॉर अ सिंगल प्राइस। अब ध्यान से देखिएगा गाइस, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा और मैं आई विल हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सेक्शन थ्रू एन एग्जाम्पल। जब एग्जाम्पल क्लैरिटी आती है ना, तो दोस्तों आपके दिमाग में समझ में आता है। अब होता क्या है दोस्तों कि जब कोई इंसान दूसरे इंसान को मल्टीपल गुड्स और सर्विसेज देता है, मल्टीपल, 2 और मोर देन दैट, फॉर अ सिंगल प्राइस, तो अब आपको जब जीएसटी का रेट लगाना है तो आप कौन सा जीएसटी का रेट लगाएंगे? क्योंकि जो मल्टीपल गुड्स या मल्टीपल सर्विसेज और अ कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, कुछ गुड्स कुछ सर्विसेज दिया हुआ है, जिसमें से कुछ ही पर 5% लगता है, किसी पर 18 लगता है, किसी पर 12 लगता है, तो इन दैट केस हम जीएसटी कैसे चार्ज करेंगे? अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? क्योंकि हमारे से चार्ज किया जा रहा है 5,000 रुपए, 5,000 पे जीएसटी लगाना है, और जो अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग सर्विसेज दी गई हैं, उनकी अलग अलग रेट ऑफ जीएसटी, अगर वो इंडिविजुअली प्रोवाइड करी जाती ना, तो उनकी अलग अलग रेट ऑफ जीएसटी होती। अब ये नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों कि कौन सा वाला लगाए, तो सरकार ने इस कंफ्यूजन को एलिमिनेट करने के लिए सेक्शन 8 का जन्म दिया गया, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। जैसे कि इसका एक एग्जांपल भी लेता हूं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल एग्जांपल है, आप उससे समझेंगे। आप अपनी फैमिली के साथ होटल जाते हैं, लेट्स से यू गो टू अ 4 स्टार 5 स्टार होटल विद योर फैमिली फॉर स्टेकेशन। अब वहां पर जाते हैं तो आप जाते हैं, आपका दरवाजा खुल जाता है, कह रहे हैं अरे हमने जो गाड़ी ली थी उसमें तो दरवाजा अपने आप नहीं खुलता था, यहाँ तो गाड़ी रोकते खुल गया। इतने में पता चला सामने वाला बंदे ने खोला था, वहां पे जो बड़े बड़े गार्ड साहब होते हैं उन्होंने आपका दरवाजा खोला, कहते वेलकम सर टू दिस होटल। सही बात है कि नहीं है? कह रहा अच्छा मुझे लगा ऑटोमेटिक था, आदत नहीं है ना कोई हमारे लिए दरवाजा खोले, यहाँ किसी ने हमारे लिए दरवाजा खोल दिया। कहते सर कीज प्लीज, कह रहे हैं मैं अपनी चाबी क्यों दूंगा भैया, गाड़ी मेरी है। सर गाड़ी ऑफ कोर्स आपकी है, वैले पार्किंग है सर, आपको खुद से पार्किंग करने की जरूरत नहीं है, वहां पे ड्राइवर्स बैठे हैं वो पार्क कर देंगे, आप ये कार्ड ले जाइए, ये कार्ड आप हमें वापस दीजिएगा, आपकी गाड़ी यहाँ आ जाएगी, आप यहाँ से बैठ के कहीं घूमने भी जा सकते हैं। कह रहे पक्का ना, कसम खाओ, मम्मी कसम। कह रहे सर इसमें कसम खाने की बात नहीं है, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए मम्मी कसम भी खा लेते हैं, लीजिए मम्मी कसम। अब ठीक है, अब तो अंदर जाइए। अब अंदर घुसे, सामने से एक बंदा आया ट्रे लेकर, उसमें कुछ जूसेस वगैरह रखे हुए थे। कह रहे नहीं नहीं बहुत महंगा होगा। कह रहे नहीं सर दिस इज अ वेलकम ड्रिंक, आप इसे पीजिए और इसके कोई आपको पैसे नहीं देने। क्या बात कर रहे हो, 2 ले ले? हाँ जी। कह रहे 2 ले लीजिए, मगर पीजिएगा एक एक करके, नहीं तो टी शर्ट पे गिर जाएगा। सामने वाला भी सोच रहा होगा कौन आ गया हमारे होटल में। उसके बाद दोस्तों
आपको अभी तक क्या क्या सर्विसेज मिल गई हैं? वैलिड सर्विसेज मिल गई हैं, वेलकम ड्रिंक मिल गई है। उसके बाद आप रिसेप्शन पे गए, अपने अपना आईडी वगैरह बताया, रूम आपको अलॉट किया गया, तो रूम अकोमोडेशन। उसके बाद आपने वहां पे आपको बता रहे थे यू कैन ऑल्सो यूज द स्विमिंग पूल। कह रहे अच्छा बाथरूम नहीं है क्या? अरे सर बाथरूम तो है, लेकिन स्विमिंग पूल इज फॉर योर रिलैक्सेशन, आप उसे यूज कर सकते हैं। आप उसके बाद आपका फ्री डिनर एंड ब्रेकफास्ट है, जो आपका पैकेज है उसमें डिनर और ब्रेकफास्ट आपको फ्री मिलता है। तो डिनर खाइएगा सर हमारे साथ, डिनर वगैरह है, जिम्नेजियम है, स्पा है, अलग अलग सर्विसेज हैं। आप यहाँ पर शाम को कुछ एक्टिविटीज होंगी उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और आपको कुछ भी पैसे देने की भी जरूरत नहीं होगी। अब वो बंदा कहता अरे वाह भैया ये तो गजब ही है। यहाँ पे सर लॉन्ड्री सर्विसेज भी हैं, अगर आप जो कपड़े पहन कर आए आपको लगता है गंदे हो गए हैं तो एक लॉन्ड्री बैग है उसमें डाल दीजिए, और आप फोन से नंबर 9 दबा के लॉन्ड्री वाला आ जाएगा, वो आपका सामान ले जाएगा और आपको आयरन करके वापस दे देगा। कह रहे क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है होटल। अब इन दिस सिनेरियो व्हाट वाज द टोटल अमाउंट दैट वाज चार्ज फ्रॉम दैट पर्सन, लेट्स से 10,000 रुपीज। अब इस पर जीएसटी लगाना है। अब जीएसटी सर 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 वाईफाई भी, आप वाईफाई अपने फोन में डाल सकते हैं जिससे आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होगी, आपको कोई शोज देखने हैं या कोई काम के लिए, तो इट्स ऑलवेज हेल्पफुल। अब in this scenario guys, he was given multiple services, as you can see, valet service, free आपका क्या बोलते हैं वेलकम ड्रिंक, उसके बाद रूम अकोमोडेशन, स्विमिंग पूल, खाना, इंटरनेट, लॉन्ड्री सर्विसेज, यू आर गिवन एम्पल अमाउंट ऑफ सर्विसेज फॉर अ टोटल कंसिडरेशन ऑफ 10,000। अब बात ये आती है जब जीएसटी का रेट लगाना है तो हम इसमें इंटरनेट वाला लगाएं, रूम अकोमोडेशन वाला लगाएं, स्विमिंग पूल वाला लगाएं, खाने वाला लगाएं, वैले पार्किंग का लगाएं। क्योंकि जब आप इनवॉइस देखेंगे, जब होटल इनवॉइस रेस करता है तो ऐसे तो नहीं करता ना वैले पार्किंग 200 रुपए, फ्री ब्रेकफास्ट या ब्रेकफास्ट खा खूब खाना खाया, उसके बाद मफिन मफिन तो भर भर के ले गए, 600 रुपए इनका नाश्ते का लगा। उसके बाद इंटरनेट, ओ रात भर आप टीवी शोज देख रहे थे, 200 रुपए इंटरनेट की, क्या ऐसे लगाते हैं? नहीं। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, सरकार ने क्या बोला कि भैया यहां पर मल्टीपल सर्विसेज वर प्रोवाइडेड फॉर विच अ सिंगल कंसिडरेशन 10,000 रुपीज इज बीइंग चार्ज। इनवॉइस में सिर्फ 10,000 रुपए लिखा हुआ है, अलग अलग सर्विसेज के अलग अलग अमाउंट नहीं है। तो इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस, व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी दैट नीड्स टू बी इम्प्लाइड? तो सरकार ने कहा हमने सेक्शन 8 की मदद से इसको डिफ्यूज किया, इस कंफ्यूजन को, इस कॉम्प्लेक्सिटी को डिफ्यूज किया है, खत्म किया है, और यहां पर हमने हेडिंग दी है कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई। कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होता है? कहते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई का एग्जांपल अभी राठी जी आपको दे रहे थे, मोदी जी बोलते हैं कि कॉम्पोजिट सप्लाई का एग्जांपल राठी जी दे रहे थे, जहां पर एक प्रिडोमिनेंट एलिमेंट है, जहां पर एक प्रिंसिपल सप्लाई है। लोगों ने कहा क्या 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 प्रिंसिपल, हम स्कूल में थोड़े ना है। कह रहे अरे वो स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल सप्लाई मतलब अगर ये सप्लाई नहीं होगी तो बाकी सब भी फेल हो जाएगा। सारी सर्विसेज इसी के इर्द गिर्द घूमती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लाई ऑफ द एंटायर सप्लाई चेन। आपसे कोई बोले, जैसे कि मेरे वाले एग्जांपल में होटल में, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लाई? सर इट इज रूम अकोमोडेशन, करेक्ट। अगर कोई आपसे बोले कि आप होटल में आ जाइए, आपको वाईफाई देंगे, खाना खिला देंगे, स्विमिंग पूल यूज करा देंगे, वैले पार्किंग दे देंगे, लेकिन सोने के लिए अपने घर जाना पड़ेगा, क्या आप अपने उस होटल में कभी भी जाएंगे? The answer to which is no. You will never ever enter that hotel. तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, सरकार ने क्या बोला? इसे कॉम्पोजिट सप्लाई बोला जाएगा, वेयर देयर इज अ प्रिडोमिनेंट एलिमेंट, प्रिंसिपल सप्लाई। तो हमने कहा ठीक है भैया, इसमें तो समझ में आता है कि रूम अकोमोडेशन इज द प्रिंसिपल सप्लाई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द एंटायर बंडल। तो सरकार ने कहा फिर जीएसटी की रेट भी रूम अकोमोडेशन की रेट के हिसाब से लगेगी। जीएसटी की रेट किसके हिसाब से लगेगी? रूम अकोमोडेशन के रेट के हिसाब से लगेगी। दैट इज नोन एज अ कॉम्पोजिट सप्लाई। फिर हमने कहा सर मोदी जी ये दूसरा पॉइंट क्या है? मिक्स सप्लाई। कहते हैं जो कॉम्पोजिट नहीं है वो मिक्स्ड है। अगर इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल एलिमेंट, इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, तो उसे मिक्स्ड सप्लाई बोला जाएगा। और मिक्स्ड सप्लाई में जो वो प्रोडक्ट्स होंगे, उन प्रोडक्ट में जो हाईएस्ट रेट होगी, जो वो सर्विसेज होंगे या कॉम्बिनेशन देयर ऑफर, उसमें जो हाईएस्ट रेट होगी वो रेट लगाई जाएगी ऑन द टोटल बंडल। अब इसका देखिएगा दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आप लोग देखते हैं दिवाली आती, दिवाली
दिवाली पर आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ मिलने जाते हैं और रिश्तेदारों के यहाँ जब मिलने जाते हैं तो आप कुछ गिफ्ट हैम्पर ले जाते हैं, जिसमें कुछ चॉकलेट्स हैं, कुछ चिप्स हैं, कुछ जूसेस हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स है और बीच में सोन पापड़ी है। कह रहे हाँ राठी जी समझ गए वो वाला ना, वो थैला जिसमें अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं। अब कैन यू आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉक्स? हाँ राठी जी, सोन पापड़ी हर डब्बे में मिलती है। सोन पापड़ी आपको क्या बताए, इतनी सोन पापड़ी होती है। नहीं दोस्तों, दैट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो तो हर डब्बे में। कह रहे ये बात भी सही है। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है टू आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल सप्लाई इन दैट पर्टिकुलर बास्केट ऑफ मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल गुड्स। तो सरकार ने उसे मिक्स सप्लाई बोला, जहां पर आप इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं ढूंढ पा रहे हैं या इट इज प्रैक्टिकली इंपॉसिबल टू आइडेंटिफाई कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है। चिप्स हटा देंगे तो क्या बाकी चीज नहीं बेची जा सकती? बेची जा सकती। सोन पापड़ी हटा देंगे तो क्या बाकी बाकी चीजें नहीं बेची जा सकती? एज ए बंडल बेची जा सकती। लेकिन इन द फर्स्ट एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं रूम अकोमोडेशन हटा दो तो क्या बाकी चीजों की कोई इंपॉर्टेंस रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। ऑलराइट, तो सरकार ने इन बंडल ऑफ गुड्स और सर्विसेज को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला हमें कि आप इसे पता लगाइए क्या ये कॉम्पोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है। अगर कॉम्पोजिट सप्लाई है तो प्रिंसिपल एलिमेंट पे जो रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल है, लेट्स से हो सकता है आपके वैले पार्किंग पे 12% लगे, हो सकता है आपके इंटरनेट सर्विसेज पे 18% लगे, लेकिन अगर रूम अकोमोडेशन पर 5% है तो पूरे बंडल पर 5% जीएसटी ही लगाया जाएगा। ऑलराइट गाइस, हाउएवर इन केस ऑफ मिक्स्ड सप्लाई, मिक्स सप्लाई में आपने अलग अलग प्रोडक्ट्स दिए जिसमें 5 है, 12 है, 18 है, 28 है, कुछ प्रोडक्ट्स है जिन पर 28% भी लगता है। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, आपका रेट ऑफ जीएसटी दैट विल बी लिवाइड ऑन द एंटायर बंडल will be 28%, will be 28%। तो सर इन केस ऑफ अ मिक्स सप्लाई, सर आपका प्रोडक्ट तो महंगा हो जाएगा, क्योंकि अगर ये इंडिविजुअली चार्ज किया जाता, अगर इनवॉइस में इंडिविजुअली चार्ज किया जाता तो ये सस्ता हो जाता। एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स से अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे अपन लोगों ने जो गिफ्ट बास्केट बनाया था, गिफ्ट बास्केट, उसमें लेट्स से कुछ चॉकलेट्स हैं, इन पे 12%, ठीक है ना गाइस। चॉकलेट्स के बाद अपन ले लेते हैं दोस्तों कुछ चिप्स हैं, इन पे 18% है। कुछ स्वीट्स हैं गाइस, स्वीट्स हैं, इन पे 5% है। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं गाइस, ड्राई फ्रूट्स हैं, इन पे 12% है। और लेट्स से कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं गाइस, और इस पे 28% है, 28% है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज कि जब लेट्स से अगर ये इंडिविजुअली चॉकलेट की प्राइस देखें 50 रुपए, चिप्स की प्राइस 40 रुपए, स्वीट्स की प्राइस 100 रुपीज, ड्राई फ्रूट्स की प्राइस 200 रुपीज और कोल्ड ड्रिंक की प्राइस 80 रुपीज, अगर ये इंडिविजुअली प्राइस होती और इंडिविजुअली चार्ज किया जाता, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, आप इन पर जो रेट ऑफ जीएसटी इंप्लाई करते, व्हाट इज दैट रेट, मतलब इन पर इंडिविजुअली चार्ज किया जाता अगर ये इंडिविजुअली इनवॉइस में मेंशन करे जाते। और लेट्स से इन्होंने इन्होंने बास्केट के भी चार्जेस लगाए होते हैं कि भैया हमने बास्केट भी तो प्रोवाइड करी है, बास्केट पे लेट्स से 18% रेट ऑफ जीएसटी है, और इन्होंने कहा भैया हमने सब कुछ साथ में दिया है, सर्विस चार्ज, सर्विस चार्ज, सर्विस चार्ज, इस पे भी 18% रेट ऑफ जीएसटी है। बास्केट की प्राइस 50 रुपए ले लेते हैं और सर्विस चार्ज 100 रुपए ले लेते हैं। तो इन दैट केस अगर हम इंडिविजुअली देखें, इंडिविजुअली देखेंगे तो दोस्तों यहां पे चॉकलेट 12% चार्ज किया जाएगा ऑन 50 रुपीज, विच विल कम आउट टू बी 6 रुपीज। लेट्स से गाइस, चिप्स 40 का 40 रुपीज का 18%, 7.2, 7.2, 100 का 5%, 5 रुपीज, 200 का 12%, 24 रुपीज, 80 रुपए का 28%, 22.4 रुपीज, 22.4 रुपीज, 50 का 18% दोस्तों ये हो गया 9 रुपए, 100 का 18% ये हो गया 18 रुपए। तो ये आपका जीएसटी कंपोनेंट चार्ज किया जाता अगर ये सारी चीजें इंडिविजुअली इन द इनवॉइस दिखाई जाती। ऑलराइट गाइस, 6 रुपए प्लस 7.2,
7.2 प्लस 5 प्लस 24 प्लस 22.4 प्लस 9 प्लस 18, तो टोटल आता है आपका 91.6 का ये जीएसटी। आई एम अज्यूमिंग गाइस कि ये जो मैंने अमाउंट्स बोले हैं यहां पर, ये जितने भी अमाउंट्स बोले हैं ये एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अगर ये इंडिविजुअली दिखाया जाता है इनवॉइस में तो टोटल आपको ये बास्केट खरीदने का कितना प्राइस लगता पता है? ध्यान से देखना, 50 प्लस 40 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 80 प्लस 50 प्लस 100, टोटल 620 रुपए का आपका सामान, 620 का सामान प्लस 91.6 रुपीज का आपका जीएसटी, 91.6 रुपीज का जीएसटी, तो लगभग आपका 712 रुपए होता। मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया है। ऑलराइट गाइस, हाउएवर दोस्तों, अगर ये इनवॉइस में लिख दिया गया दिवाली गिफ्ट बॉक्स, दिवाली गिफ्ट बॉक्स इंडिविजुअली तो मेंशन नहीं किया है, और उनको पता है 620 रुपए के सारे प्रोडक्ट्स और बास्केट और सर्विस चार्ज मिलाकर है, तो 620 रुपए यहां लिख दिया उन्होंने दिवाली गिफ्ट बॉक्स। अब इस पर जब रेट ऑफ जीएसटी लगाने की बात आई तो कौन सा लगाया? 5, 12, 18, 28। तो सरकार ने कहा बिकॉज दिस इज अ मिक्स सप्लाई, यहां पर कोई प्रेडोमिनेंट एलिमेंट नहीं है गाइस, यहां पर जो आपका रेट ऑफ जीएसटी लगेगा दैट विल बी द हाईएस्ट अमंग दीज रेट्स। 12, 18, तो 12 कैंसिल हो गया, 18 अभी तक हाईएस्ट है, 5, 12, 28, 28%। तो इस पर आपका 28% का जीएसटी लगेगा गाइस। तो 620 रुपए का 28% निकल कर आता है 173.6 रुपीज। तो टोटल अमाउंट दैट यू विल एक्चुअली हैव टू पे इन दिस सिनेरियो विल बी 793.6, मैं उसे 794 लिख रहा हूं। मतलब नॉर्मली वो आपका 712 रुपए का होता, 712 का होता अगर वो इंडिविजुअली शो करते। However, because वो इंडिविजुअली शो नहीं करा गया है, the highest rate of GST will be made applicable into this scenario. However, this will not apply in case of a composite supply. हो सकता है composite supply में जो predominant element है, जो principal element है, the most important element है, उसकी rate of GST कम हो as compared to the ancillary services जो उसके साथ दी जा रही है, ancillary goods जो उसके साथ दिए जा रहे हैं, जो सपोर्टिव गुड्स हैं। ऑलराइट, जैसे हो सकता है रूम अकोमोडेशन पे 5% हो, वैले पर 18 है, इंटरनेट पे 18 है, खाने पीने पे 12 है, तो फिर भी जो रेट ऑफ जीएसटी अप्लाई करी जाएगी दैट विल बी 5% बिकॉज द प्रिंसिपल सप्लाई इज इन द कैटेगरी ऑफ 5%। आ जाओ भाई, अब यहां पर देखते हैं गाइस, पढ़ते हैं। द टैक्स लायबिलिटी ऑन अ कॉम्पोजिट और अ मिक्स सप्लाई shall be determined in the following manner, namely a composite supply comprising two or more supplies, a composite supply comprising of two or more supplies, one of which is a principal supply, shall be treated as a supply of such principal supply and a mixed supply। तो कहते हैं composite supply में क्या माना जाएगा? One of which is a principal supply, कहते हैं composite supply में two or more supplies होंगी जिसमें से एक principal supply होगा, predominant element होगा, तो उसमें shall be treated as supply of such principal supply, and a mixed supply comprising of two or more supplies shall be treated as supply of that particular supply that attracts highest rate of tax, that attracts the highest rate of tax, वो आपका यहां पर लिवाय किया जाएगा। ऑलराइट, तो मिक्स सप्लाई में कौन सा होगा दोस्तों? जहां पर कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है। मिक्स सप्लाई को वैसे इन्होंने दोस्तों ऐसे ही बताया कि पहले कहते हैं देखो बंडल में से प्रिंसिपल एलिमेंट ढूंढने की कोशिश करो। इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल एलिमेंट तो बहुत अच्छी बात है, इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल एलिमेंट इट बिकम्स अ मिक्स सप्लाई। सिंपल सी बात। आ जाओ भाई, जनरली जीएसटी इज पेबल ऑन इंडिविजुअल गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ। द एप्लीकेशन ऑफ रेट्स poses no problem if the supply is of individual goods or individual services, which is clearly identifiable, and such goods or services are subject in a particular rate of tax. However, in certain cases, some of the supplies are a combination of services or combination of goods and services both, and each individual component of such supplies may attract a different rate of tax।
कहते हैं कुछ केसेस में कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विसेज या कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, एंड ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट में अट्रैक्ट अ डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स। ठीक है जी। सेक्शन 8 केम टू द रेस्क्यू, सेक्शन 8 ने रेस्क्यू किया, सेक्शन 8 केम टू रेस्क्यू फ्रॉम सच सिचुएशन वेयर फाइंडिंग द रेट ऑफ टैक्स for bundle of supply seems a challenge in order to determine whether the supplies are composite supplies or mixed supplies. In order to determine whether the supplies are composite supplies or mixed supplies, one needs to determine whether the supplies are naturally bundled or not naturally bundled in the ordinary course of business. आपको यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो नेचुरली बंडल है या नॉट नेचुरली बंडल। नेचुरली बंडल मतलब जनरली ये साथ में ही दिए जाते हैं, नॉट नेचुरली बंडल्ड मतलब ये साथ में नहीं दिए जाते हैं। इन्हें ना फोर्सफुल कॉम्बिनेशन बनाया गया है। जैसे कि आप लोग देखते हैं जो दिवाली वाले बास्केट होते हैं, ये क्या आपको थ्रू आउट द ईयर मिलते हैं ऐसे कि जहां दुकान पे जाओ दिवाली के बास्केट होते हैं? नहीं, इट इज ओनली आफ्टर द दशहरा, जब पीपल कम इनटू दैट फेस्टिव मोड की दिवाली आ रही है, अब कुछ गिफ्ट वगैरह खरीदने, तो इन दैट सिनेरियो अपन कंसिडर करते हैं। Let us start with understanding the two important terms, composite supply and mixed supply of this section. Composite supply कहते हैं it means a supply made by a taxable person to a recipient and comprises of two or more taxable supplies of goods or services or both, and any combination thereof which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other. नेचुरली बंडल मतलब ये साथ में ही दिए जाते हैं, इनकी अलग अलग कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती। क्या कभी आप लोगों ने देखा है कि होटल वालों ने स्विमिंग पूल का अलग से चार्ज कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं रुक रहे हो कोई बात नहीं, स्विमिंग पूल चार्ज कर रहे हो 200 रुपए देकर जाना? नहीं, ये नॉर्मली बिजनेस ट्रेंड है ही नहीं। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई मतलब द इंपॉर्टेंट सप्लाई, जिसके बगैर बाकी सारी सप्लाई बेकार। प्रिंसिपल सप्लाई सेक्शन 2 क्लॉज 90, it means the supply of goods or services which constitutes the predominant element of a composite supply and to which any other supply forming part of that composite supply is ancillary. इसका क्या मतलब है गाइस? इसका मतलब है कि एक प्रिडोमिनेंट एलिमेंट है और बाकी सब क्या है? एंसिलरी हैं। बाकी सब क्या है दोस्तों? सपोर्टिव हैं। ओके कहते हैं देयर इज नो सेट फॉर्मूला और पैटर्न, देयर इज नो सेट फॉर्मूला और पैटर्न टू डिटरमाइन वेदर अ सर्विस इज नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और नॉट। कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है टू डिटरमाइन वेदर अ सर्विस इज नेचुरली बंडल्ड और नॉट। कोई इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। इट इज जस्ट कि आप उसे लॉजिकली सोचिए। ईच केस हैज टू बी इंडिविजुअली एग्जामिन्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ सेवरल फैक्टर्स, सम ऑफ विच आर आउटलाइंड बिलो। ओके, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको देखिए, सिंगल प्राइस इज चार्ज फॉर द पैकेज, द बंडल इज जनरली एडवर्टाइज एज ए पैकेज। जब उसे आप एडवर्टाइज करते हैं तो एज ए पैकेज ही एडवर्टाइज कर सकते हैं। परसेप्शन ऑफ द कंज्यूमर दैट द गुड्स और सर्विसेज और बोथ इज जनरली प्रोवाइडेड इन अ पैकेज। परसेप्शन ये है कि वो साथ में ही दिया जाता है, अलग नहीं दिया जाता। इंडस्ट्री ट्रेंड इज सिमिलर, इंडस्ट्री में भी नॉर्मली लोग ऐसा ही करते हैं। द डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट अवेलेबल सेपरेटली। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे पता चलता है कि वो कॉम्पोजिट है या मिक्स्ड। क्या ये नॉर्मली अलग अलग दिए जाते हैं या नॉर्मली साथ में दिए जाते हैं? बस इतना सोचना है। और अगर ये दिमाग में सेट कर लिया कि ये नॉर्मली साथ में दिए जाते हैं तो कॉम्पोजिट सप्लाई, नॉर्मली अलग अलग दिए जाते हैं लेकिन यहां पर एक आर्टिफिशियल बंडल बनाया गया, एक फोर्सफुल बंडल बनाया गया, तो मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई में हाईएस्ट रेट लगेगी और कॉम्पोजिट सप्लाई में जो मेन एलिमेंट होगा, प्रिंसिपल एलिमेंट होगा, वो वाली रेट लगेगी ऑन द एंटायर बंडल। कंक्लूजन, rate of tax in case of composite supply shall be the rate of principal supply, shall be the rate of principal supply. Such rate shall apply on the whole package, ये पूरे पैकेज पे लिवाई करी जाएगी। Such rate shall be levied on the entire package, on the whole package. अब इधर देखिएगा, एक सीबीआईसी की क्लैरिफिकेशन आई और बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन आई in case of food and beverages that we consume at cinema halls.
सिनेमा हॉल जाते हैं, वहां पे पॉपकॉर्न खाते ही खाते हैं। कई बार तो टिकट की प्राइस सस्ती होती है, पॉपकॉर्न महंगा होता है। तो सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस एट द सिनेमा हॉल कहते हैं वेयर द फूड और बेवरेजेस आर सप्लाइड इंडिपेंडेंटली ऑफ द सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस। इंडिपेंडेंटली मतलब आपने पहले, ध्यान से देखिएगा, पहले आपने सिर्फ सिनेमा की टिकट खरीदी, मतलब मूवी की टिकट खरीदी, एंड यू डिसाइडेड कि वहां पहुंच कर ही देखेंगे, भैया भूख होगी तो पॉपकॉर्न ले लेंगे, भूख होगी तो कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे, नहीं तो रहने देंगे। तो कहते हैं वेयर द फूड और बेवरेजेस आर सप्लाइड इंडिपेंडेंटली ऑफ द सिनेमा एग्जीबिशन सर्विसेज, मतलब दोनों आपने अलग अलग परचेज करा। तो ये आपकी इंडिविजुअल सप्लाई है, जहां पर सिनेमा एग्जीबिशन पर, मतलब मूवी पर जो रेट ऑफ जीएसटी है, जिसका आप पहले पैसा दे चुके थे, वो वाली रेट ऑफ जीएसटी लगेगी। और अंदर जो आपने जाकर खाना खाया, उसे एक रेस्टोरेंट की तरह ट्रीट किया जाए और रेस्टोरेंट वाली रेट ऑफ जीएसटी लगेगी, मतलब जब आपने एक साथ नहीं परचेज किया था। ऑलराइट, जैसा कि मैंने ऊपर भी एक एग्जांपल लिया था दोस्तों, ये इतना बड़ा एग्जांपल बनाया था कि अगर आपके इनवॉइस में अलग अलग अमाउंट्स मेंशन हो जाए तो अलग अलग रेट ऑफ जीएसटी लगाएगा। लेकिन वो तो दिक्कत तब आती है ना दोस्तों, जब अमाउंट एक हो और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ज्यादा हो, तभी सेक्शन 8 आपकी आके मदद करता है। यहां पर पॉइंट नंबर 1 में तो कोई कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं उठता। ये कंपोजिट और मिक्स सप्लाई है ही नहीं, ये तो ना तो कॉम्पोजिट है और ना ही मिक्स सप्लाई। क्यों? क्योंकि यहां पर तो इंडिविजुअली अमाउंट चार्ज करे जा रहे हैं। ऑलराइट गाइस, इसी से जुड़ा हुआ लेटेस्ट, अभी ये जो सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन है, इससे जुड़ा हुआ लेटेस्ट दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन आया था, लेटेस्ट। ऑलराइट गाइस, एवरीवन, अब इधर देखिएगा। हाँ जी, that is the customer decides to buy or not at the cinema hall only, then such supply shall be taxable as restaurant service. Such supply shall be taxable as restaurant service. इसे क्या माना जाएगा दोस्तों? रेस्टोरेंट सर्विस माना जाएगा। ओके, उसको फूड एंड बेवरेजेस को, क्योंकि दोनों अलग अलग थे, सिनेमा वाले पे सिनेमा वाला, खाने वाले पे रेस्टोरेंट सर्विस। लेकिन कई बार क्या होता है, जब अपन, जैसे होता है ना बुक माई शो ऐप है, उसके थ्रू अपन टिकट कराने जाते हैं तो वो पॉपअप देता है। पॉपअप क्या देता है कि साथ में आप पॉपकॉर्न एंड कोल्ड ड्रिंक बुक कर लीजिए, 100 रुपए डिस्काउंट में मिलेगा। अब मैंने अपनी मैडम की तरफ देखा, मूवी देखने जा रहे थे, मैडम की तरफ देखा, पॉपकॉर्न आज नहीं खाए, कह रहे हैं अच्छा पॉपकॉर्न खिलाने, पॉपकॉर्न को वैसे बचा रहे हो राठी है। मेरे को पता था ये तो खाएगी ही खाएगी पॉपकॉर्न। अब मैंने कहा क्यों ना दोस्तों बढ़िया दिमाग लगाया जाए, अगर मैं अभी एट द टाइम ऑफ बुकिंग ही कॉम्बो पैक ले लूं, जहां पर मूवी के साथ साथ मुझे पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, तो वो कहते हैं 100 रुपए बचेंगे। मैंने कहा कुछ नहीं से कुछ भला ही सही, तो मैंने क्या डिसाइड किया, आई परचेज द कॉम्बो। अब क्योंकि कॉम्बो परचेज किया, जिसके लिए मैंने एक ही बार में सिंगल प्राइस पे कर दिया, लेट्स से 1000 रुपीज, तो अब इस पर जीएसटी कौन से रेट का लगेगा? विल इट बी द सिनेमा टिकट और विल इट बी द पॉपकॉर्न? अब आप सोचो दोस्तों, हाँ जी, मतलब विल इट बी द सिनेमा टिकट वाला मूवी वाला रेट ऑफ जीएसटी लगे या रेस्टोरेंट वाला रेट ऑफ जीएसटी लगे? सर आफ्टर ऑल यहां पर जो प्रिडोमिनेंट एलिमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो आपका सिनेमा है। क्या आप लोग दोस्तों पॉपकॉर्न खाने के लिए सिनेमा देखते हो? नहीं, सिनेमा देखते देखते पॉपकॉर्न खाते हो। सिनेमा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोई आपसे बोले पॉपकॉर्न खाना है, तो क्या आप दोस्तों पीवीआर में चले जाते हो, थिएटर में जाते हो कि वहां का पॉपकॉर्न खाऊंगा? नहीं ना, पॉपकॉर्न तो और भी जगह मिलता है, तो उसके लिए थिएटर जाने की जरूरत नहीं है। वो तो क्योंकि आप मूवी देखने गए थे, इसलिए आपने साथ साथ मंचिंग का सामान ले लिया, खाने पीने का सामान ले लिया, एंड देयरफॉर यहां पर प्रिडोमिनेंट एलिमेंट इज सिनेमा। तो रेट ऑफ जीएसटी ऑन दैट 1000 रुपीज कॉम्बो विल बी सिनेमा वाली। हो सकता है सिनेमा वाली रेट ऑफ जीएसटी 5% हो, फूड एंड बेवरेज रेस्टोरेंट वाली 12% हो तो 5% लगेगा। ये भी हो सकता है कि फूड एंड बेवरेज वाली 5% हो और सिनेमा वाली 18% हो तो 18% लगेगा, क्योंकि वहां पर प्रेडोमिनेंट एलिमेंट, प्रिंसिपल एलिमेंट इज व्हाट वी कुड फाइंड। तो वेयर द सेल ऑफ सिनेमा टिकट्स, ध्यान से देखिएगा, वेयर द सेल ऑफ सिनेमा टिकट एंड सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस आर क्लब्ड टुगेदर,
साथ में जोड़ दिए जाएं, एंड आर प्रोवाइडेड एज अ पैकेज, एक पैकेज की तरह दिया गया है, then the entire supply will be considered as composite supply and it will attract GST at the rate applicable to the service of exhibition of cinema, the principal supply. All right guys, एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा मतलब मूवी वाला रेट लगेगी द प्रिंसिपल सप्लाई। अब देखिएगा गाइस, एग्जांपल्स हैं कुछ बहुत अच्छे अच्छे सिंपल से एग्जांपल्स हैं एंड आई वुड वांट यू गाइस टू पार्टिसिपेट। सर आई बॉट एसी, मैंने एक एयर कंडीशनर खरीदा है जिसके साथ मुझे इंस्टॉलेशन और वारंटी फ्री में मिली है। ये प्रिंसिपल, इसमें से प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई एसी है, इंस्टॉलेशन और वारंटी एंसिलरी है, सपोर्टिव है। कोई आपसे बोलता है दोस्तों, नॉर्मली अगर अपन देखें कि आप एसी खरीदो और दुकानदार बोलता है भैया देखो हम एसी आपको दे देंगे, अब आप जानो, आपका काम जाने, आप अपने आप देख लेना इसको कैसे करना है इंस्टॉलेशन। यानी क्या बात कर रहे हो, खराब हो गया तो हमारे से क्या मतलब है, खराब हो गया तो हमने तो एक बार बेच दिया सो बेच दिया, खरीदना है तो बताओ। तो हमने कहा ना ना ना, ऐसा एसी हमें नहीं खरीदना। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, सरकार क्या दोस्तों, अपन लोग कभी भी ऐसा खरीदते हैं नहीं। Do we ever purchase AC without installation or warranty? और ये तो नॉर्मली दी ही जाती है, ये इस वजह से दी जाती है कि भाई साहब अगर आप एसी खरीदने जाओ और एसी वाला बोले भैया हम वारंटी नहीं देंगे, तो 90% ऑफ द पीपल विल बैक आउट, कह रहे हमें एसी नहीं खरीदना, पता चले 2 दिन बाद ही खराब हो गया तो सारा खर्चा, सारा रिपेयर एक्सपेंस हमारे मत्थे आ जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो यहां पर ये नॉर्मली ऐसे ही दिया जाता है, इंडस्ट्री ट्रेंड ही है कि इंस्टॉलेशन और वारंटी के साथ दिया जाएगा। तो प्रिंसिपल एलिमेंट इज एयर कंडीशनर एंड इंस्टॉलेशन इन वारंटी सर्विसेज, वारंटी कॉन्ट्रैक्ट, सपोर्टिव सर्विसेज। कहते हैं व्हेन अ कंज्यूमर बाइज एन एयर कंडीशनर he also get installation and warranty contract with the AC. This supply is a composite supply. In this example, supply of AC is the principal supply, इंस्टॉलेशन एंड वारंटी आर एंसिलरी। नेक्स्ट गाइस, एक और एग्जांपल है, अभी अपना फोकस ज्यादातर कंपोजिट सप्लाई पर चल रहा है, ठीक है ना गाइस। सो टुमारो आई एम गोइंग टू मुंबई फॉर गणपति सेलिब्रेशंस, ओके। हमारे साथ एक दोस्त है दोस्तों, उसका नाम है देखो टीटू, ये जा रहा है गणपति सेलिब्रेशंस के लिए मुंबई। और मुंबई महाराष्ट्र में तो आप तो देखते ही हैं, अभी गणेश चतुर्थी निकली है और आप लोग देखते हैं दोस्तों, दे सेलिब्रेट गणपति बप्पा की बर्थडे, गणेश चतुर्थी, लाइक दोस्तों एनीथिंग, सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, दिवाली से भी बड़ा फेस्टिवल उनके लिए यही है। तो कह रहे हैं सर टुमारो आई एम गोइंग टू मुंबई फॉर गणपति सेलिब्रेशंस, आई हैव बुक्ड एयर इंडिया फ्लाइट टिकट्स, ओके। Price of the tickets includes service of food being served on board, free insurance and the use of airport lounge. तो टिकट के साथ साथ मुझे खाना दिया गया, इंश्योरेंस दिया गया, और अगर कभी फ्लाइट लेट हो जाए या मैं जल्दी पहुंच जाऊं तो एयरपोर्ट लाउंज भी दिया गया। इन दिस सिनेरियो व्हाट इज द प्रिंसिपल कंपोजिट सप्लाई इन दिस केस? बताओ भैया, फटाफट बताइए, व्हाट इज दैट प्रिंसिपल सप्लाई? कट 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 फटाफट बताओ। द प्रिंसिपल सप्लाई इन दिस सिनेरियो इज हाजी द फ्लाइट टिकट्स। फ्लाइट टिकट्स, ये जो बाकी सर्विसेज दी गई हैं दोस्तों, आप खाना खाने के लिए फ्लाइट की टिकट कभी बुक कराते हो? नहीं ना। ऑलराइट गाइस, तो ये आपके लिए दोस्तों, ये आपके लिए क्या है, एवरीथिंग, एवरीबडी यहां पर क्लियर हुआ। In this case, the transport of passenger constitute the predominant element of the composite supply and is treated as the principal supply, and all other supplies are ancillary. All right. Mixed supply. मिक्स्ड सप्लाई, मिक्स सप्लाई का इन्होंने बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी। कहते हैं जो कंपोजिट सप्लाई नहीं है वो मिक्स सप्लाई है, जो कंपोजिट सप्लाई नहीं है वो मिक्स सप्लाई। कहता है it means two or more individual supplies of goods or services or any combination thereof made in conjunction with each other by a taxable person for a single price. Made in conjunction with each other by a taxable person for a single price where such supply does not constitute a composite supply.
where such supply does not constitute a composite supply। इसका क्या मतलब है गाइस? जहां composite supply नहीं वहां mixed supply। आ जाओ भाई। The first prerequisite, the first prerequisite is to eliminate the possibility of composite supply. The first prerequisite is to eliminate the possibility of composite supply in order to make the bundle of goods or services of both a mixed supply। अगर आपने ये घोषित कर दिया कि हम प्रिडोमिनेंट एलिमेंट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ये घोषित कर दिया कि जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो नहीं मिल रहा है, तो वो मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई इज एन अननेचुरल कॉम्बिनेशन। ये नॉर्मली साथ में नहीं दिया जाता है। इट इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू प्रोवाइड टू और मोर सर्विसेज, टू और मोर गुड्स और सर्विसेज और बोथ एट अ सिंगल प्राइस। ये एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है, एक डेलिबरेट कोशिश है कि इन्हें साथ में दिया जाए एट अ सिंगल प्राइस। आ जाओ भाई। नेक्स्ट, अ सप्लाई ऑफ पैकेज consisting of canned food, sweets, chocolate cakes, dry fruits, aerated drink and fruit juices when supplied for a single price is a mixed supply. Each of these items can be supplied separately. Each of these items can be supplied separately and is not dependent on any other. It shall not be a mixed supply if these items are supplied separately. ऑल राइट गाइस, अगर वैसे भी मैंने आपको एसी का चीज के ऊपर एग्जांपल लिया था, अगर मिक्स सप्लाई भी नहीं माना जाएगा अगर ये अलग अलग दिए जा रहे हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट, rate of tax in case of a mixed supply shall be the highest rate. Rate of tax in case of a mixed supply shall be the highest rate amongst individual items. Such rate shall apply on the whole package. ये पूरे पैकेज पर अप्लाई करा जाएगा। आजा भाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पता है मिक्स रेट में तो हाईएस्ट रेट लगता है। आ जाओ, सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन, सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन गाइस। कहते हैं सर्विसिंग ऑफ कार्स इन्वॉल्विंग supply of both goods, spare parts and services labor where the value of goods or services are shown separately। अच्छा दोस्तों, ये भी बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, एक्चुअली सिंपल सी क्लैरिफिकेशन है। अगर आप अपनी गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, गाड़ी को सर्विस सेंटर लेकर जाते हैं और वहां पर कहते हैं भैया इंजन ऑयल बदलेगा, एयर फिल्टर बदलेगा, अलग अलग 4-5 चीजें बताते हैं और उसके बाद बताते हैं भैया ये जो काम करेंगे, लेबर करेंगे, इनका लेबर चार्जेस लगेंगे। हमने कहा भैया टोटल अमाउंट कितना आएगा? कहते हैं टोटल अमाउंट 8,000 रुपए आएगा। मैंने कहा ठीक है, करवा दीजिए। अब नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइस एंड एवरी वन ऑफ यू विल हैव टू थिंक एन आंसर कि अगर इन दिस सिनेरियो इफ आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज, इफ आई एम गेटिंग सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ लेबर एंड मेरे को अलग अलग पार्ट्स भी दिए जा रहे हैं, तो इसे हम कॉम्पोजिट सप्लाई माने या मिक्स सप्लाई माने या नीदर ऑफ द टू? सो द करेक्ट आंसर इज नीदर ऑफ द टू। व्हाई? क्योंकि जब आप सर्विस कराने जाते हैं तो इनवॉइस में अलग अलग मेंशन होता है। इंजन ऑयल 3,200, उसके आगे रेट ऑफ जीएसटी टोटल अमाउंट। एयर फिल्टर 500 रुपीज, उसके आगे रेट ऑफ जीएसटी टोटल अमाउंट। समझ रहे हैं दोस्तों? एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? लेबर चार्जेस 1,000 रुपीज, उस पर जीएसटी अलग है। मतलब यहां पर क्या सर इनवॉइस में अलग अलग अमाउंट मेंशन होते हैं फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और द पर्टिकुलर सर्विसेज दैट हैज बीन गिवन बाय द कार सर्विस वाला टू द ओनर ऑफ द कार? यस। एंड बिकॉज यहां पर अलग अलग अमाउंट मेंशन होते हैं, अलग अलग अमाउंट मेंशन होते हैं, यहां पर इसे ना तो कॉम्पोजिट सप्लाई माना जाएगा ना ही इसे मिक्स सप्लाई माना जाएगा। सीबीआईसी हैज क्लैरिफाइड, सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है that the goods and services would be liable to tax at the rates as applicable to such goods and services separately। all right guys, जो इन पर अलग अलग रेट लगती है वही माना जाएगा। नेक्स्ट गाइस, अब एक क्वेश्चन आता है आपके सामने और उसके बाद हमारा एक बार को इस वाले जो नोट्स हैं उसके हिसाब से चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन मैंने आपको कुछ बताया था कि कुछ न्यू पॉइंट्स ऐड हुए हैं विच आर नॉट प्रेजेंट इन द कलर नोट्स, तो उन्हें मैं दोस्तों नीचे मैंने ना ये देखिएगा, उसके बाद मैंने ये थ्योरेटिकल चैप्टर जो ई बुक वाला चैप्टर है वो भी डाल रखा है
जिसके थ्रू आप लोगों को मैं वो रिमेनिंग पॉइंट्स भी करवा दूंगा दोस्तों, जो आपके इस अभी तक कवर नहीं हुए, विच इज नॉट गोना टेक मोर देन 45-50 मिनट्स. ऑलराइट गाइस, determine whether the following supplies are composite or mixed supply. A hotel provides 5 days 4 nights package wherein the facility of breakfast and laundry is provided along with room accommodation. ये हम लोगों ने देख लिया था सर. The most important element in this scenario is room accommodation. तो in that case, in that scenario क्या apply करा जाएगा? It will be a composite supply. सर ये composite supply है, the principal element है. Next, a shoe company has offered free shoe polish along with a pair of shoes. अब यहां पर ना दोस्तों एक छोटा सा वर्ड शायद अवॉइड किया जा सकता था. कहते हैं a shoe company has offered a combo of shoe and shoe polish for a price of 1000 you 2000. ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि यहां पर ध्यान से देखिएगा वर्ड फ्री यूज हो गया. फ्री यूज हो गया तो मैं आपको प्रैक्टिकली जिंदगी में बताऊं, प्रैक्टिकल जिंदगी में बताऊं तो यहां पर जब इनवॉइस रेज होगा दोस्तों, तो इनवॉइस में अगर कोई चीज फ्री प्रोवाइड करी जाती है तो वो इनवॉइस में जनरली नहीं लिखी जाती है. यहां पर आपका शू लिखा जाएगा दोस्तों, पॉलिश के बारे में कोई बात नहीं होगी. यहां पर शू लिखा जाएगा, शू आपका 1000 रुपए का है और इस पर आपका जीएसटी लग जाएगा, इस पर जीएसटी लग जाएगा. करेक्ट. आपका जब वो पैकेट बनाएंगे तो जूते भी रखेंगे और एक पॉलिश का डब्बा उठा के भी डाल देंगे उसमें कि भैया ये तो फ्री है. उसे इनवॉइस में जनरली मेंशन नहीं किया जाता. तो इन दिस सिनेरियो दिस इज नीदर अ कंपोजिट सप्लायर और मिक्स सप्लाई. इन दिस केस गाइस, ये आपका ना तो कंपोजिट सप्लाई है और ना ही मिक्स सप्लाई है. यहां पर इंडिविजुअल सप्लाई का दोस्तों वो सिनेरियो बन रहा है. यहां पर ये सप्लाईज ऑफ शूज है. ऑलराइट गाइस, सप्लाईज ऑफ इंडिविजुअल आइटम है, क्योंकि दूसरी चीज तो नॉर्मली फ्री वाली चीज तो लिखी नहीं जाती इन द इनवॉइस. इंडिविजुअल आइटम. हाउएवर गाइस, नॉर्मली ये चीज साथ में नहीं दी जाती, अलग अलग खरीदनी होती है. अगर कोई इनवॉइस में मेंशन करा जाता है शूज 1000 रुपीज, ये उसका ब्रांड नंबर आ गया कि ये उसका मॉडल नंबर है, और यहां पर लिखा जाता है पॉलिश, यहां पर लिखा जाता है शू पॉलिश, और उसके आगे लिख दिया निल या उसके नीचे लिख दिया फ्री, उसके नीचे लिख दिया जीरो, निल, तो इन दैट केस इसे मिक्स सप्लाई में भी कई क्राइटेरियाज में डाला गया, क्योंकि ये नॉर्मली एक दूसरे के साथ नहीं दिए जाते. नॉर्मली आप जूते खरीदने आते हो तो क्या पॉलिश मिलती है? नहीं. ऑलराइट गाइस, तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस गाइस, अगर वो इनवॉइस में, आफ्टर ऑल इनवॉइस में क्या मेंशन किया जा रहा है उस हिसाब से इसका फाइनल कंक्लूजन दीजिएगा. नेक्स्ट, Ankur sells antique glass pieces. Special packing and insurance is done to avoid any loss in transit. मुझे बताइए गाइस, सर यहां तो ग्लास पीस composite supply, special packing insurance in order to protect the product. ये आपका ancillary है. तो ये थर्ड वाला आपका फिर से composite supply बन गया. ऑलराइट गाइस, ये देखो इन्होंने कंपोजिट, मिक्स्ड और कंपोजिट के हिसाब से बताया है, लेकिन ये मिक्स्ड वाला दोस्तों इट कैन बी अ सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल गुड्स और इंडिविजुअल सर्विसेज वाले, इंडिविजुअल गुड्स में भी आप डाल सकते हैं. आ जाओ भाई. नेक्स्ट गाइस, कहते हैं अ डैश सप्लाई कंप्राइजिंग ऑफ 2 or more सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लाई दैट अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स. मिक्स सप्लाई. B is the correct answer. Next, which of the following are naturally bundled? Pack of shirt, trouser and tie, nahi. Rent deed executed for renting of 2 different folds of a building, one for residential, another for commercial to the same person, nahi. ये कोई नेचुरली बंडल्ड नहीं होते, इनका अलग अलग भी हो सकता है. सेल ऑफ कार विद स्टेपनी, यस, कार के साथ आपको एक एडिशनल टायर मिलता है ना, पंचर हो जाए तो आप उसको यूज कर सकते हैं. ये नेचुरली बंडल्ड है. सी इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट गाइस, लेकिन अभी हमारा दोस्तों चैप्टर खत्म नहीं हुआ है. अभी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं गाइस जो आप लोगों को मेरे को करवाने हैं थ्रू द नॉर्मल नोट्स, जो हमारे नॉर्मल नोट्स हैं दोस्तों, ई बुक्स वाले नोट्स हैं, उसके थ्रू करवाने हैं.
इसमें मैं थोड़ा सा इसकी ना व्यूइंग छोटी करता हूं सो दैट मैं भी आप लोगों को नजर आऊं। जूम इन, ओ सॉरी जूम आउट, आ जाओ भाई। इंट्रोडक्शन वगैरह तो ठीक है। एक दोस्तों ये वाला क्लैरिफिकेशन करवानी मैं मार्क कर रहा हूं, लेकिन मैं पहले जो क्लैरिफिकेशन हैं गाइस इन रिलेशन टू क्या बोलते हैं कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई वो करवाऊंगा गाइस। ओके, ये नो क्लेम बोनस वाला हो गया था, एग्जीबिशन वाला हो गया था, एक ये वाला करवाना है क्लैरिफिकेशन ऑफ वेदर जीएसटी पेबल, ये वाला। एक वारंटी रिप्लेसमेंट पार्ट्स रिपेयर्स, इन पर क्लैरिफिकेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी, क्योंकि आईटीसी वाला चैप्टर से भी ये रिलेट करता है, तो इट विल बिकम अ टच डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन। तो ये वाला पॉइंट मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आईटीसी चैप्टर, आईटीसी चैप्टर खत्म होने के बाद। ओके गाइज, इसके बाद ये एग्जाम्पल्स आ गए थे, फिर हमारी गाड़ी बढ़िया चलती रही है। वो सारे एग्जाम्पल्स हैं गाइज रिलेटेड पर्सन में, ये डिस्टिंक्ट पर्सन की कैटेगरी में आ गए हैं। ये अब शेड्यूल 2 आ गया है। पगड़ी सिस्टम हम लोगों ने किया था, ये शेड्यूल 3 आ गया है। शेड्यूल 3 के मैंने कहा था कि 2 नए पॉइंट्स जुड़े हैं, वो आपके ये वाले पॉइंट है, हमें ये करना है। तो 3 पॉइंट जो अभी करने हैं आपको, लेकिन आफ्टर सर्टेन क्लैरिफिकेशंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नई क्लैरिफिकेशन आई दोस्तों, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन इन वाउचर्स। ये मैं करवाऊंगा गाइस, बट ये दिस इज टू बी डन। इस पे ना वाउचर्स पे एक बड़ी अमेंडमेंट आई है जो कि आपका डील करता है विद चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई गाइस। तो चलो मैं देखता हूं, इधर टाइम पर मैं साझी करवा दूंगा, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है वहां पे। ओके, नहीं तो मैं बाद में करवाऊंगा। आ जाओ भाई। अब कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं जो कि इसी चैप्टर से डील आउट करती हैं, मतलब इसी प्रोविजन से जो आज हमने किया। तो पहले मैं वो वाली क्लैरिफिकेशंस करवा रहा हूं। और ये देखो, हमने एक क्लैरिफिकेशन सर्विसिंग ऑफ कार वाली तो कर ली थी अभी। अब ये वाली क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग रीथ्रेडिंग ऑफ टायर्स। रीथ्रेडिंग ऑफ टायर्स मतलब पुराने टायर से, बंजर टायर से, उनको ठीक कर रहे हैं, रीथ्रेडिंग कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं, उसको इन अ यूजेबल कंडीशन ला रहे हैं। तो सरकार ने कहा भाई रीथ्रेडिंग में सामने वाले की लेबर का स्किल इन्वॉल्व हो जाता है, और दूसरा वो कहीं ना कहीं रबर यूज करता है, कहीं ना कहीं अलग अलग मटेरियल यूज करता है कि उस टायर को ठीक करा जा सके। ऑलराइट, तो इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस सरकार ने कहा कि भैया इसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाए या सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाए। तो सरकार ने कहा रीथ्रेडिंग ऑफ टायर्स, अगर आप किसी टायर को ठीक कर रहे हो तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। और फिर रीथ्रेडिंग ऑफ टायर्स करने के बाद आपने टायर को एक यूजेबल कंडीशन में लिया और उस टायर को बेचना चालू कर दिया। आप पुराने बंजर टायर लेकर आते थे, उनको आप सर्विस देते थे, उनको आप ठीक करते थे, और फिर उन्हें आप आगे बेचते हो। तो सरकार ने दो चीजें करी कि एक तो आपका काम सिर्फ जॉब वर्क का है, सामने वाला पुराने टायर लेकर आता था, आपको देता था भैया टायर ठीक कर दो, और आप उसे वापस दे देते थे उसका टायर, और आप उसके लिए अपना सर्विस चार्ज लेते थे कि भैया मैंने तेरे टायर ठीक करे, लेकिन टायर ठीक करने के लिए मैंने रबर, ऑयल, अलग अलग चीजें यूज करी और अपनी स्किल भी यूज करी। तो सरकार ने फोकस करा आपकी स्किल पर। सरकार ने कहा देखो पुराना टायर है तो उसमें जो आपने चीजें लगाई वो बहुत छोटी मोटी चीजें लगाई, लेकिन ये आपकी स्किल थी जिसने आपने बंजर टायर को, खराब टायर को भी ठीक कर दिया। लेकिन अगर आपने दोस्तों टायर को आगे बेचना चालू कर दिया, आप खरीदते हैं टायर, पुराने टायर, आप उसे ठीक करते हैं और उसे आगे बेचते हैं, देन इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। बहुत लॉजिकल पॉइंट है गाइस। तो पहला वाला सिनेरियो क्या है, दैट यू आर डूइंग अ जॉब वर्क ऑन द टायर्स, ऑन द ओल्ड टायर्स। आपने टायर ठीक करा और उस वाले इंसान को वापस दे दिया जो आपके पास ये टायर ठीक कराने आया था और जिसके लिए आपने पैसा चार्ज किया। ऑलराइट गाइस, आ जाओ।
whether rethreading of tires is a supply of goods or services. कहते हैं rethreading of tires is a composite supply in which the predominant element is the process of rethreading, which is the supply of service. Important element क्या है दोस्तों? The process of rethreading, the process of making the tire usable. Further, rubber used for rethreading is just an ancillary supply. Since in rethreading of tires, predominant element is the supply of services, process of rethreading therefore, is the supply of service of process of rethreading. Therefore, rethreading of tires is a supply of services. इसे supply of service माना जाएगा. Next, whether supply of rethreaded tires is a supply of goods or services. अरे भैया आप टायर बेच रहे हो. ध्यान से देखना, पहला वाली लाइन में क्या लिखा था? वेदर रीथ्रेडिंग ऑफ टायर्स, और नीचे लिखा है वेदर सप्लाई ऑफ रीथ्रेडेड टायर्स. रीथ्रेडेड ऑफ टायर्स नहीं होना चाहिए. वेदर सप्लाई ऑफ रीथ्रेडेड टायर्स इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. बताओ भैया, सर ये तो अब आप टायर्स ही बेच रहे हो. आफ्टर ऑल टायर्स तो गुड्स की कैटेगरी में आएंगे क्योंकि ये मूवेबल चीज है. कहते हैं वेयर ओनर ऑफ द रीथ्रेडेड टायर सेल्स द रीथ्रेडेड टायर देन इट इज द सप्लाई ऑफ गुड्स, और गुड्स रीथ्रेडेड टायर्स है. ओके, नेक्स्ट गाइस, ये भी बड़ा अच्छे छोटे छोटे क्लैरिफिकेशंस हैं, जिसमें से पहला तो बहुत ही छोटा क्लैरिफिकेशन है. कहते हैं क्लैरिफिकेशन ऑन एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग. ये क्या है सर? अच्छा, बस अब अपनी बॉडी बिल्ड करनी है ऐसा? ओ बस, ये वाला कौन सा बस होता है? नहीं, सामने वाला बच्चा बहुत शैतानी करता है तो आप उसे बोलते हैं बस अब और शैतानी नहीं, बस. ओ हिंदी में कहां चले गए? तो सर ये इंग्लिश वाली बस है जिसमें वो स्कूल के बच्चे बैठ के जाते हैं या कहीं घुमाने ले जाते हैं. तो हाँ, बस बॉडी बिल्डिंग इज अ प्रोसेस गाइस, जहां पर आप बस का जो ढांचा बनकर आता है, स्केलेटन जिसे बोलते हैं ऑफ द बस, उसके ऊपर आप टिन विन लगाते हैं, स्टील व्हील लगाते हैं और बस को पूरा बिल्ड करते हैं. तो सरकार ने कहा अब ये इसमें वो जो बस के बॉडी पार्ट्स लगाए जाते हैं वो तो गुड्स की कैटेगरी में आ गए, और बस के बॉडी पार्ट्स को लगाने के लिए जो सर्विस दी जाती है वो सर्विस की कैटेगरी में आ गई. सरकार ने कहा ये भी कॉम्पोजिट सप्लाई है जिसमें प्रेडोमिनेंट एलिमेंट प्रिंसिपल सप्लाई इज द सप्लाई ऑफ सर्विस, नॉट द बॉडी पार्ट्स. तो ध्यान से देखिएगा गाइस, एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड. मैं बस बेचता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. मैं बस को सेल करता हूं, सप्लाई करता हूं. तो ये गुड्स हैं, ध्यान से देखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ये गुड्स हैं, बस सर्विस नहीं है. लेकिन बस जो मैं सप्लाई करता हूं वो तो मेरी कंप्लीटेड बस होती है ना, रेडी टू यूज बस होती है ना, रेडी टू यूज होती है. एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? नाउ जो मेरे को बस को रेडी करनी है उसके लिए मैंने हायर किया T2 को. मैंने किसको हायर किया दोस्तों? T2 को हायर किया, और T2 से बोला कि भाई साहब मेरे पास एक बस है लेकिन उसका सिर्फ स्केलेटन है. T2 मुझे बस बॉडी बिल्डिंग BBB की सर्विस दे रहा है, जिसके लिए मैंने T2 को 2 लाख रुपए दिए, 2 लाख रुपीज दिए कि भैया जो मेरे पास बस है उसकी ना स्केलेटन रेडी है, आपको उसका सारा सामान असेंबल करना है, लगाना है, उसके लिए मैंने 2 लाख रुपए दिए हैं दोस्तों. तो इन दैट केस सरकार ने इस वाली चीज को दोस्तों मैं यहां पे मार्क कर देता हूं, इस वाली चीज को सप्लाई ऑफ सर्विस बोला है. जब बस बनकर रेडी हो जाएगी और आप उसे आगे बेचोगे तो वो गुड्स है ही है, उस चीज में तो कोई शक नहीं है. ऑलराइट गाइस, आ जाओ भाई. क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी ऑफ प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है. अब दोस्तों ये जो प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, नॉर्मली इस सिनेरियो में आप प्रिंटर को अपना कंटेंट देते हो, प्रिंटर अपना कंपोनेंट यूज करता है जिसे अपन पेपर बोलते हैं, इंक बोलते हैं,
मशीन की इंक लगती है ना दोस्तों, तभी तो छप कर आता है। तो इसको कंपोजिट सप्लाई माना जाए, मिक्स सप्लाई माना जाए, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाए, सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाए, इस पर कंफ्यूजन उठ रहा था कि भाई साहब वो आपको प्रिंटिंग सर्विसेज दे रहा है या प्रिंटिंग गुड्स दे रहा है, क्योंकि पेपर उसका मटेरियल आपका है, आपने उसको दिया। तो सरकार ने कहा भाई साहब इस पर एक बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन है, कहते हैं वेदर सप्लाई ऑफ बुक्स, pamphlets, brochures, envelope, annual reports, leaflets, cartons, boxes, etc., printed with design, logo, name, address, or other content supplied by the recipient of such services would constitute supply of goods or supply of services. इसे supply of goods माना जाएगा या supply of services माना जाएगा। ये एक इशू था, ये एक प्रॉब्लम थी। अब सरकार ने क्या कहा, इन द अबव context it is clarified that the above mentioned supplies are composite supplies. ये कंपोजिट सप्लाई है। अब क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई है, हमें रेट ऑफ जीएसटी निकालना है। अब रेट ऑफ जीएसटी हम गुड्स का माने, मतलब पेपर का माने, या प्रिंटिंग सर्विसेज का माने। तो सरकार ने उस चीज पर क्लैरिटी दी, कहते हैं इन द केस ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, पैम्फलेट्स, ब्राउचर, एनुअल रिपोर्ट्स और द लाइक, वेयर ओनली कंटेंट इज सप्लाइड बाय द सप्लायर। ध्यान से देखिएगा, वेयर ओनली कंटेंट इज सप्लाइड बाय द पब्लिशर। कंटेंट कौन है दोस्तों? कंटेंट क्या है? जैसे लेट्स से अगर मेरे को बुक बनवानी है, अपनी बुक, हार्ड कॉपी बुक्स, तो कंटेंट तो मैं ही दूंगा ना। चैप्टर नंबर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी का कंटेंट जब तक मैं पब्लिशर को नहीं दूंगा, जब तक मैं प्रिंटर को नहीं दूंगा, सॉरी प्रिंटर को नहीं दूंगा, तब तक वो प्रिंट कैसे करेगा? एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? पब्लिशर तो मैं हूं, बुक तो मैं छपवा रहा हूं। तो सरकार ने कहा दिस इज, यहां पर इसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। कहते हैं इन द केस ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, पैम्फलेट्स, ब्राउचर, एनुअल रिपोर्ट्स एंड द लाइक, where only content is supplied by the publisher or the person who owns the usage rights, which is Shrey Rati, to the intangible inputs, while the physical inputs, including paper used for printing, belong to the printer. Supply of printing, इसमें printing की importance रहेगी, of the content supplied by the recipient of supply is the principal supply, and therefore such supply would constitute supply of services. इसे supply of service माना जाएगा, and the rate of service will be made applicable, मतलब printing services जो होंगी उसका rate of GST लगेगा। ऑलराइट गाइस, तो लेट्स से जो मैंने बुक्स छपाई उसकी टोटल प्राइस 40,000 रुपीज की थी, 40,000 रुपए की थी। इन 40,000 में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सामने वाले ने पेपर भी लगाया और सामने वाले ने प्रिंटिंग सर्विसेज भी दी। इन पेपर को उसने अपने मशीन में डाला, तभी तो प्रिंट होकर बाहर आई, और पेपर उसके गुड्स हैं। तो इन दिस सिनेरियो गाइस, इसे सरकार ने कौन सी कैटेगरी में डाला दोस्तों? इसे प्रिंटिंग सर्विसेज की कैटेगरी में डाला। हो सकता है पेपर पर रेट ऑफ जीएसटी 12% हो और प्रिंटिंग सर्विसेज पर रेट ऑफ जीएसटी 18% हो। तो इन दिस केस गाइस 18% विल बी मेड एप्लीकेबल, 18% अप्लाई करेगा, ये 12% वाला अप्लाई नहीं करेगा। 40,000 पे 18% लगेगा। ऑलराइट गाइस, 47,200 रुपीज। नेक्स्ट, अब सरकार ने क्या बोला, इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ प्रिंटेड एनवलप्स, लेटर कार्ड्स, प्रिंटेड बॉक्सेस, टिश्यूज, नैपकिंस, वॉलपेपर्स एटसेट्रा, printed with, now the most important point, design, logo, etc., supplied by the recipient of goods but made using physical inputs including paper belonging to the printer. अब गाइस यहां पर अब सरकार क्या कहती है कि अगर आपने अपने कुछ लोगो दे दिए, डिजाइन दे दिए, और उस लोगो की इंपॉर्टेंस है ऑन द पेपर, जैसे कि दोस्तों अब इधर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ध्यान से एक एग्जांपल सुनिएगा, उससे क्लैरिटी मिलेगी कि ये दोनों पॉइंट हाउ आर दे डिफरेंट एंड व्हाई इज द सेकंड पॉइंट कंसीडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड द फर्स्ट पॉइंट व्हिच आई जस्ट टॉट इज कंसीडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। लेट्स से आपने कोई बहुत शानदार काम किया, मोदी जी आपको एक चिट्ठी लिखते हैं, तो मोदी जी जब पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आपको चिट्ठी आती है,
तो उस लेटर पर नेशनल एम्बलम बना होता है और उसके नीचे लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आप मुझे बताओ कि मोदी जी आपको दो चिट्ठी लिखते हैं, एक तो कोरे कागज पे प्लेन पेपर पे वेयर देयर इज नो नेशनल एम्बलम, देयर इज नो रिटन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और एक नेशनल एम्बलम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। कौन से ज्यादा पेपर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है? या आप कौन सा पेपर में उनसे चिट्ठी चाहोगे? सर हम तो वो नेशनल एम्बलम सर, ऐसा लगेगा कि हमने कुछ जिंदगी में कमाया है। उस चिट्ठी को हम संभाल के रखेंगे। नॉर्मली आप क्या ऐसे पेपर्स को संभाल संभाल के रखते नहीं, लेकिन जैसे ही उस पर कोई डिजाइन लग गया, लोगो लग गया, तो क्या उस पेपर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई? आज उस पेपर की क्या इंपॉर्टेंस बढ़ गई? हाँ या ना? कह रहे हाँ जी राठी जी, बिल्कुल बढ़ गई। इसीलिए सरकार ने कहा कि भाई साहब अब ना आज पेपर की ज्यादा वैल्यू हो गई है। जैसे ही उस पर कोई डिजाइन लोगो लग गया, जैसे ही उस पर कोई डिजाइन लोगो लग गया, नाउ द पेपर हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट थिंग एंड देयरफॉर गाइस सरकार ने उसे क्या बोला? सरकार ने बोला कि राठी जी इन दिस केस, इन दिस सिनेरियो इट विल बी सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज पेपर। तो लेट्स से अगेन सेम ऊपर वाले अमाउंट्स लेता हूं 40,000 रुपए, लेकिन अब ये जो 40,000 रुपए रेसिपिएंट ने सप्लायर को पे किया है, उसमें जो ये प्रिंटेड एनवलप्स या लेटर कार्ड थे या लेटर हेड्स थे जिसमें डिजाइन लोगो इन्वॉल्व था, प्रिंटेड विद डिजाइन लोगो था, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, इस 40,000 रुपए पर, इस 40,000 रुपए पर पेपर की कैटेगरी मानी जाएगी। कहते हैं क्योंकि अब पेपर की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उस लोगो के लगने की वजह से उस पेपर की वैल्यू मार्केट में बढ़ गई है, उस पेपर की इंपॉर्टेंस मार्केट में बढ़ गई है लोगो लगते ही, नेशनल एम्बलम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो in case of supply of printed envelopes, letter cards, printed boxes, tissues, napkins, wallpapers, etc., printed with design logo supplied by the recipient of goods, but made using physical inputs, including paper, belonging to the printer, the predominant element is that of goods. Predominant element अब किसका है? Goods, मतलब पेपर का, and the supply of printing is ancillary. अब वो पेपर की वैल्यू ज्यादा बढ़ गई। ऊपर वाले केस में कहीं पर डिजाइन लोगो नहीं आ रहा था। अगर आप ध्यान से देखेंगे, बुक्स, पैम्फलेट्स, ब्राउचर छप रहे हैं, जहां मैंने सिर्फ कंटेंट दिया है, कोई डिजाइन लोगो नहीं दिया है, तो वहां पर प्रिंटिंग सर्विसेज है। लेकिन नीचे वाले केस में डिजाइन लोगो दिया गया, जिससे पेपर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, तो सरकार ने उसे पेपर की कैटेगरी में डाल दिया, मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स की कैटेगरी में डाल दिया। इधर देखिएगा, द सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग ऑफ द कंटेंट इज एंसिलरी टू द प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड देयरफॉर सच सर्विसेज वुड कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स। ऑलराइट गाइस, तो यहां पर दोस्तों 40,000 रुपए का ये आया। इस पर दोस्तों अगर जो रेट ऑफ जीएसटी लगेगा वो 12% लगेगा, वो हो जाएगा दोस्तों 44,800। एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? समझ में आया ये वाला पॉइंट? बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर अब हमारा फाइनली आके सेक्शन 8 खत्म हो जाता है गाइस। ये सिनेमा हॉल वाला हम कर चुके थे, सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन। सेक्शन 8 हैज नाउ बीन टेकन केयर ऑफ। अब मैं आपका यहां पर चल रहा हूं, शेड्यूल 3 के 2 नए पॉइंट्स जुड़े। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, शेड्यूल 3 के 2 नए पॉइंट जुड़े। कहते हैं एक्टिविटी ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम बाय द लीड इंश्योरर to co-insurers for jointly supplied insurance services, provided the lead insurer pays full GST on the total premium received for the insured from the insured. अब ये पॉइंट बड़ा अच्छा है, and I would want each and every one of you to be attentive onto this point, तभी जाकर आपको ये पॉइंट समझ में आएगा गाइस, तभी जाकर आप इस पॉइंट को समझ पाएंगे। ये शेड्यूल 3 में, मतलब point number 9 and 10 will neither be considered as supply of goods nor considered as supply of services. ना तो इन्हें supply of goods माना जाएगा, ना इन्हें supply of services माना जाएगा। इनके एग्जाम्पल्स करेंगे गाइस तो बेटर क्लैरिटी आएगी। एग्जाम्पल के थ्रू पॉइंट नंबर 9 को समझाता हूं।
लेट्स से दोस्तों एक कंपनी है, अपन ले लेते हैं कौन सी कंपनी लेनी है, स्टारबक्स लेट्स से, स्टारबक्स। अब इन्हें अपना इंश्योरेंस करवाना है, इन्हें अपना इंश्योरेंस करवाना है। अब ये करवाना चाहते हैं इंश्योरेंस ऑफ लेट्स से 200 करोड़ फॉर ऑल देयर ब्रांचेस इन दिल्ली एनसीआर, कि भाई कभी कोई नुकसान हो जाए, आग लग जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी हो, देन द इंश्योरेंस कंपनी इज गोना कम टू आवर रेस्क्यू। इंश्योरेंस कंपनी आके मदद करवाएगी। भैया 200 करोड़ रुपए का कवर है, मतलब दैट्स अ हेवी अमाउंट ऑफ मनी। अब जब स्टारबक्स अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज के पास जाती है, जैसे लेट्स से स्टार लाइफ या स्टार इंश्योरेंस के पास गई, और एक और इंश्योरेंस कंपनी का अपन नाम लिख देते हैं यहां पे, मून इंश्योरेंस। एक स्टार इंश्योरेंस, एक मून इंश्योरेंस कंपनी। अब इनसे कहा कि भाई साहब मैं 200 करोड़ का इंश्योरेंस लेना चाहता हूं। तो स्टार इंश्योरेंस कहता है, अरे भैया हम तो छोटे छोटे चंदा, हम तो छोटे छोटे तारे, हम छोटा इंश्योरेंस करते हैं, मैक्सिमम 50 करोड़ तक का इंश्योरेंस कर सकते हैं हम, 200 करोड़ का हम इंश्योरेंस नहीं कर सकते। वैसे ही मून इंश्योरेंस के पास गए तो इनसे कहा कि आप इतने का कर देंगे, कहते हैं नहीं नहीं हम इतने का नहीं कर सकते, हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 करोड़ तक का ही कर सकते हैं। तो लेट्स से एक कंपनी और फिर ढूंढी गई कि भाई अगर आप 50 करोड़ का कर दो, ध्यान से देखना, अगर आप 50 करोड़ का कर दो, मून इंश्योरेंस ने कहा चलो हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 120 करोड़ तक का कर सकते हैं। और एक और लिया गया सन इंश्योरेंस कंपनी, इन्होंने कहा हम 30 करोड़ तक का कर देंगे। अब इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस क्या हुआ, स्टारबक्स ने को इंश्योरेंस करवाया दोस्तों। मतलब ये जो है, ये को इंश्योरर्स हैं, को इंश्योरर्स, को इंश्योरर्स। सही बात है कि नहीं है? अब बात ये आती है, अब बात ये आती है कि जब केस नंबर 1 जो इंश्योरेंस करवाए गए वो इंडिविजुअली करवाए गए, मतलब 50 करोड़ यहां से, केस नंबर 1 गाइस, 120 करोड़ यहां से और 30 करोड़ यहां से, ये इंडिविजुअली करवाए गए। यहां पे लिख देता हूं केस नंबर 1, इंडिविजुअली। with 3 individual contracts, इसको ना इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स with the three इंश्योरेंस कंपनीज, जिसमें इंडिविजुअल वैल्यूज के साथ हुआ। ये आपका नेगेटिव लिस्ट में नहीं है। यहां पर जीएसटी टू बी लिवाइड ऑन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स, जीएसटी टू बी लिवाइड ऑन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब आता है दोस्तों केस नंबर 2, ध्यान से देखिएगा गाइस, जो आपका अब मैं नेगेटिव लिस्ट से जोड़ूंगा। केस नंबर 2 में यहां पे लिखता हूं केस नंबर 2। स्टारबक्स ने मीटिंग करी तीनों के साथ और कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस का एक ही करना चाहते हैं 200 करोड़ का, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में हम आप तीनों के नाम लिख देंगे और तीनों तीनों ध्यान से सुनिएगा, तीनों के अमाउंट भी लिख दिए जाएंगे कि ये सम अश्योर्ड 50 करोड़ तक का है स्टार इंश्योरेंस का, मून इंश्योरेंस का 120 करोड़ और सन इंश्योरेंस का 30 करोड़। ये हम कॉन्ट्रैक्ट भी लिख देंगे और इसमें अमाउंट्स भी ओपन कर देंगे, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट एक ही करेंगे, क्योंकि अगर आगे पीछे कोई दिक्कत होती है तो आप तीनों एक साथ लायबल होंगे। कभी हमारे को दिक्कत आई, हम स्टार इंश्योरेंस के पास गए, कहते हैं हमारे पास क्यों जाते हैं, मून के पास जाओ ना,
मून के पास जाते, कह रहे सबसे छोटे सन को पकड़ो, पहले उसका खत्म करो, फिर हमारे पास आना, बड़ी दिक्कत होती है। तो केस नंबर 2 में उन्होंने क्या बोला कि सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होगा, और सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में हम एक को, आउट ऑफ यू 3 हम एक को लीड इंश्योरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीड इंश्योरर, जिससे हमारी सबसे पहला मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा। अगर कोई भी नुकसान हुआ हम बात करेंगे तो हम इससे बात करेंगे, हम प्रीमियम पे करना है तो हम लीड इंश्योरर को पे करेंगे। जब इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे थे, लेट्स से इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे थे और यहां पर जो आपका प्रीमियम का अमाउंट था वो 10 करोड़ का था, 10 करोड़ का था, तो पहले वाले सिनेरियो में अगर अपन देखें तो 40% स्टार इंश्योरेंस के पास है, 40% नहीं, 40 नहीं, सॉरी 25%, 200 करोड़ का टोटल है ना। स्टार इंश्योरेंस के पास 25%, मून इंश्योरेंस के पास 60% और सन इंश्योरेंस के पास 15%। तो प्रीमियम जब केस नंबर 1 था, केस नंबर 1 था तो 10 करोड़ का हमें प्रीमियम पे करना था, जिसमें से 2.5 करोड़ हम स्टार इंश्योरेंस को दे देते, उस पे जीएसटी लगता। मून इंश्योरेंस को 6 करोड़ देते, उस पे भी जीएसटी लगता, और 1.5 करोड़ हम सन इंश्योरेंस को देते, उस पर भी जीएसटी लगता। ये पहला वाला सिनेरियो। दूसरे वाले केस में ध्यान से देखिएगा, दूसरे वाले केस में जब सिंगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हमने अभी भी 10 करोड़ दिए हैं। स्टारबक्स क्या बोलती है? अभी भी हमने 10 करोड़ दिए हैं, लेकिन हम 10 करोड़ किसको दे रहे हैं? हम 10 करोड़ दे रहे हैं लीड इंश्योरर को। हम 10 करोड़ किसे दे रहे हैं? लीड इंश्योरर को दे रहे हैं। विच इन दिस सिनेरियो, लेट्स से उस कंपनी को ले लेते हैं जो सबसे ज्यादा प्रीमियम रिसीव कर रही है, मून इंश्योरेंस, जो सबसे ज्यादा रिस्क कवर करने को तैयार है, मून इंश्योरेंस। ऑल राइट गाइस, नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइस एंड एवरी वन ऑफ यू विल हैव टू आंसर गाइस। सबको सोच समझकर आंसर करना होगा। 10 करोड़ मून इंश्योरेंस को दिया, लेकिन मून इंश्योरेंस 200 करोड़ को तो कवर नहीं कर रही। मून इंश्योरेंस जो 10 करोड़ रिसीव करती है, क्या उसमें से मून इंश्योरेंस को पैसा देना पड़ेगा टू स्टार इंश्योरेंस एंड सन इंश्योरेंस? हाँ जी, देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा दोस्तों? 2.5 करोड़ इसे देना पड़ेगा, 2.5 करोड़, और 1.5 करोड़ इसे देना पड़ेगा, और उसके पास 6 करोड़ ही रहेंगे, वो रिटेन 6 करोड़ ही करेगा। हाँ या ना? तो सरकार ने नेगेटिव लिस्ट में एंट्री नंबर पैरा 9 में, पैरा 9 ऑफ शेड्यूल 3 में इस पॉइंट को डाला है कि जब यहां पर देखिएगा, लीड इंश्योरर जब अपने को इंश्योरर्स को पैसा देगा, इस पर यहां पर नो जीएसटी। लेकिन सर ऊपर 10 करोड़ वाले पे लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ भैया, यहां तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा, ये तो लगेगा ही लगेगा। ऑल राइट गाइस, एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट जब होता है, जहां पर मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज एक ही कॉन्ट्रैक्ट में आके सामने वाले इंश्योर्ड पर्सन को उसके रिस्क कवर का वादा करते हैं, जिसके लिए वो सामने वाला बंदा प्रीमियम पे करता है, लेकिन वो प्रीमियम अलग अलग पेमेंट नहीं कर रहा है जैसे वो केस नंबर 1 में कर रहा था। अगर वो अलग अलग पेमेंट करता तो अलग अलग पेमेंट पर जितना जीएसटी लगता है वो लगता, लेकिन दूसरे वाले सिनेरियो में 10 करोड़ पर जीएसटी ऑलरेडी लग चुका है। तो क्या लीड इंश्योरर जो अमाउंट 10 करोड़ पर जीएसटी लग चुका है, अब बस उसे वो सेग्रीगेट कर रहा है, अब उसे वो जब डिवाइड कर रहा है तो क्या उस पर भी वो जीएसटी लगाएगा? द आंसर इज नो। सरकार ने उसे मना कर दिया कि उसे नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया गया। अब अपन पॉइंट नंबर 9 फिर से पढ़ते हैं, और पॉइंट नंबर 9 पढ़ेंगे तो क्लैरिटी मिलेगी। अब इधर देखिएगा, एक्टिविटी ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कितने का था? 10 करोड़ का, बाय द लीड इंश्योरर टू को इंश्योरर्स फॉर जॉइंटली सप्लाइड इंश्योरेंस सर्विसेज। लीड इंश्योरर किसे बांट रहा है? को इंश्योरर्स को दे रहा है, फॉर जॉइंटली सप्लाइड इंश्योरेंस सर्विसेज, प्रोवाइडेड 10 करोड़ पर जीएसटी लग गया हो, provided the lead insurer pays full GST on the total premium received from the insured.
प्रोवाइडेड जो लीड इंश्योरर को प्रीमियम मिला था उस पर जीएसटी लगा हुआ होना चाहिए। मेक सेंस ऑल्सो गाइस, इस चीज में तो कोई दिक्कत आती ही नहीं है। नेक्स्ट गाइस, सर्विसेज बाय पॉइंट नंबर 10, दिस इज ऑल्सो अ ब्रदर सिस्टर टू पॉइंट नंबर 9, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो, सोच समझ के करेंगे। सर्विसेज, इसे भी मैं पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन गाइस जब मैं एग्जांपल दूंगा और एग्जांपल में आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी, वील हेड बैक ऑन टू दिस पॉइंट नंबर 10। सर्विसेज बाय इंश्योरर to reinsurer with ceding commission deducted from reinsurance premium provided the reinsurer pays GST on the gross premium inclusive of such commission। अब कह रहे हैं सर अच्छा ही है कि आप पहले एग्जांपल देते हैं, नहीं तो ये तो ऐसे तो कभी समझ में ना आए। सही बात है। अब इधर ध्यान से देखिएगा गाइस, everybody, this is also an interesting point and I would want each and every one of you again to pay attention on to my point। सरकार ने क्या बोला दोस्तों, इधर ध्यान से देखिएगा। केस नंबर 2 या पैरा 10 लिख देता हूं, पैरा 10। अब अगेन एक कंपनी ले लेते हैं गाइस और उस कंपनी के साथ इंश्योरेंस वाला ट्रीटमेंट करेंगे। लेट्स से एक कंपनी का है डीएलएफ बिल्डर्स, कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ओके गाइस, इन्होंने अपने इसका सारी बिल्डिंग्स ऑल ओवर इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट करा, इंश्योरेंस करा, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 20,000 करोड़। ध्यान से मेरी बात सुनना, 20,000 करोड़, जिसका प्रीमियम है जिसका प्रीमियम है 250 करोड़। मतलब डीएलएफ बिल्डर्स विल पे 250 करोड़, 250 करोड़ पे करेगा। ओके गाइस, अब इधर ध्यान से देखिएगा, टू इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिख देते हैं एबी इंश्योरेंस कंपनी, जिनके साथ इनकी डील हुई। अब एबी इंश्योरेंस कंपनी को डीएलएफ बिल्डर ने 250 करोड़ रुपए पे किया। दोस्तों इधर ध्यान से देखिएगा, 250 करोड़ रुपए पे किया। इस 250 करोड़ पर जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, जीएसटी लगेगा ही लगेगा, नो डाउट अबाउट इट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सॉरी गाइस, हाँ जी, तो डीएलएफ बिल्डर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया विद एबी इंश्योरेंस कंपनी और उनसे कहा भाई साहब आप हमारे को 20,000 करोड़ का कवर दोगे, जिसके लिए हम आपको प्रीमियम दे रहे हैं 250 करोड़ का प्लस जीएसटी दे रहा हूं। एबी बिल्डर्स ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन बाद में उन्हें लगा यार ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अगर खुदा ना खास्ता डीएलएफ बिल्डर्स में कभी कोई दिक्कत आ जाए, कभी बिल्डिंग गिर जाए, कभी आग लग जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो इनको एबी इंश्योरेंस कंपनी वालों को डीएलएफ बिल्डर्स को 20,000 करोड़ रुपए तक का देना पड़ सकता है, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट है। तो एबी इंश्योरेंस वालों ने क्या किया, ध्यान से देखिएगा गाइस। एबी इंश्योरेंस वालों ने इसको अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए एक और इंश्योरेंस कंपनी से बात करी और उन इंश्योरेंस कंपनी से क्या बोला, लेट्स से एक्सवाई इंश्योरेंस कंपनी, और उनसे बोला कि भाई साहब हम चाहते हैं कि आप
हमारे साथ साथ डीएलएफ बिल्डर्स को, आप हमारे साथ साथ डीएलएफ बिल्डर्स को इंश्योरेंस की सर्विसेज दीजिए ऑफ अ वैल्यू अप टू 5,000 करोड़, मतलब 5,000 करोड़ तक का नुकसान आप भी झेलिएगा अगर कभी ऐसी जरूरत पड़ती है, फॉर विच यहां पर देखिए टोटल 20,000 करोड़ है, ध्यान से देखिएगा टोटल 20,000 करोड़ है, जिसमें से 5,000 करोड़ का रिस्क कवर अब एबी इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सवाई इंश्योरेंस कंपनी पर डाल दिया, लेकिन एक्सवाई इंश्योरेंस कंपनी फ्री का तो नहीं करेगी। एक्सवाई इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी? एक्सवाई इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी भैया प्रीमियम का भी तो हमें 25% पे करो, अगर हम आपका बर्डन बियर करने के लिए तैयार हैं अप टू 25%। करें, ये बात तो सही है, प्रीमियम का तो अमाउंट बियर करना पड़ेगा। अब इधर ध्यान से देखिएगा 250 का 25% निकल कर आता है 62.5 करोड़। तो एबी इंश्योरेंस कंपनी ने 62.5 करोड़ रुपीस, ध्यान से देखिएगा 62.5 करोड़ रुपीस किसको पे करा है? एक्सवाई इंश्योरेंस कंपनी को पे किया है। किसको पे किया है? एक्सवाई इंश्योरेंस कंपनी को पे किया है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? कह रहे नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एबीएन इंश्योरेंस कंपनी एक्सवाई इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करने ही वाली थी 62.5 करोड़ रुपीस की। इतने में ध्यान आया, कह रहे एक सेकंड यार, हमने 250 करोड़ रुपए का प्रीमियम अमाउंट लिया है, ये बात तो सच है, लेकिन जब ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्या कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने में खर्चे भी होते हैं? हाँ या ना? एक्सपेंसेस भी तो होते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट करो उसके खर्चे होते ही होते हैं। कह रहे हैं हाँ जी बिल्कुल होते हैं। तो लेट्स से इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो एक्सपेंसेस हुए वो आपके 10 करोड़ रुपए के खर्चे हुए। कहते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना, कहते हैं प्रीमियम हमें 250 करोड़ प्लस जीएसटी मिला, लेकिन हमारे खर्चे भी तो हुए 10 करोड़ के। तो अगर हम प्रीमियम एबी इंश्योरेंस कंपनी एक्सवाई इंश्योरेंस कंपनी के साथ अगर प्रीमियम 62.5 करोड़ का शेयर कर रही है, विच इज 25% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, टोटल प्रीमियम वैल्यू, तो क्या एबी इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं बोलेगी कि भाई साहब खर्चे भी तो तुम्हें लेने पड़ेंगे, खर्चे भी तो तुम्हें लेने पड़ेंगे? दिस इज व्हाट द पॉइंट इज, आया ना? प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस भी तो तुम्हें लेने पड़ेंगे। ऐसा थोड़े ना है कि तुम सिर्फ प्रीमियम का 25% लोगे, खर्चों का नहीं लोगे। बात सही है कि नहीं है? कह रहे हाँ चिराठी जी ये बात भी सही है। तो इन दिस सिनेरियो ये जो एक्सपेंसेस हैं इसका 25%, इसका 25%, 2.5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपीस, ये आपका आप ही के प्रीमियम अमाउंट में से माइनस कर लिया जाएगा। इस अमाउंट में से हम 2.5 करोड़ रुपीस माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा दोस्तों? 60 करोड़ रुपीस आएगा। कितना आएगा? 60 करोड़ हम पे करेंगे, 60 करोड़ हम पे करेंगे। तो सरकार ने कहा जीएसटी कौन से अमाउंट पर लगेगा? जीएसटी कौन से अमाउंट पर लगेगा गाइस? एवरीबॉडी हैज टू अंडरस्टैंड। सरकार ने कहा दैट जीएसटी विल बी लिवाइड ऑन द ग्रॉस प्रीमियम पेड। ध्यान से देखिएगा, ग्रॉस प्रीमियम, इस सीडिंग कमीशन को माइनस करने के बाद वाले अमाउंट पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसे ना सीडिंग कमीशन का नाम बोला गया दोस्तों। तो द जीएसटी हैज टू बी चार्ज, जीएसटी इस पर लगेगा गाइस, जीएसटी हैज टू बी चार्ज ऑन 62.5 करोड़ रुपीस। अब इधर ध्यान से देखिएगा गाइस, इसे रीड आउट करेंगे ना तो अब क्लैरिटी मिलेगी। ये देखना, सर्विसेज बाय इंश्योरर, इंश्योरर कौन है? एबी लिमिटेड इन आर एग्जांपल। टू री इंश्योरर कौन है? एक्सवाई लिमिटेड। विथ सीडिंग कमीशन डिडक्टेड, सीडिंग कमीशन नाम उसका ऐसा रखा है सीडिंग कमीशन, वो एक्चुअली एक्सपेंसेस हैं। आप इसको यहां सीडिंग कमीशन के नाम पर एक्सपेंसेस लिख सकते हैं। विद एक्सपेंसेस बीइंग डिडक्टेड फ्रॉम री इंश्योरेंस प्रीमियम, कहते हैं सर्विसेज बाय इंश्योरर टू री इंश्योरर विद सीडिंग कमीशन डिडक्टेड फ्रॉम री इंश्योरेंस, इस पर जीएसटी नहीं है, प्रोवाइडेड द reinsurer pays GST on the gross premium inclusive of such commission। मतलब इन्होंने क्या बोला है
सरकार ने बोला कि ये जो खर्चा वाला अमाउंट है ना, इस खर्चे वाले 2.5 करोड़ पर, ध्यान से देखिएगा, इस 2.5 करोड़ पर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे अगर आपने 62.5 करोड़ पर जीएसटी लगा चुके हैं। सिंपल सी बात है, नो जीएसटी ऑन 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ पर कोई जीएसटी नहीं रहेगा। उस कमीशन, सीडिंग कमीशन पर, जिसे अपन एक्सपेंसेस का नाम बोल रहे हैं, उस पर जीएसटी नहीं रहेगा। if the GST is being charged on the gross premium being paid by ABC insurance company to XY insurance company। तो पैरा 9 में क्या था? पैरा 9 में को इंश्योरेंस थे। जो स्टारबक्स थे उन्हें पता है कि उन्हें इंश्योरेंस कवर 3 लोग दे रहे हैं, स्टार इंश्योरेंस, मून इंश्योरेंस एंड सन इंश्योरेंस। ये 3 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज इन्हें इंश्योरेंस दे रही हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, उनका प्रोपोर्शनेट अमाउंट भी लिखा हुआ था। उसमें क्या पैरा 9 में एग्जेम्पशन दी? पैरा 9 में क्या एग्जेम्पशन दी, मतलब पैरा 9 में क्या नेगेटिव लिस्ट में डाला कि अगर एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें स्टारबक्स जो इंश्योर्ड पर्सन है वो एक इंसान को प्रीमियम दे रहा है जिसपे जीएसटी लग रहा है, लेकिन वो जो लीड इंश्योरर है वो टोटल अमाउंट रिटेन करने का हक नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि वो टोटल इंश्योरेंस कवर भी नहीं दे रहा है, वो तो 60% दे रहा है। जो 25% स्टार इंश्योरेंस का और 15% सन इंश्योरेंस का, उसके बीच में बांटेगा कि नहीं बांटेगा? तो जब लीड इंश्योरर अपने को इंश्योरर के बीच में प्रीमियम बांटता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि पहले वाले ट्रांजैक्शन पर ही जीएसटी लग चुका है। ये तो सिर्फ उसी अमाउंट का सेग्रीगेशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पैरा 10 क्या बोलता है? पैरा 10 बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका एक ही इंश्योरेंस कंपनी के साथ हुआ है। डीएलएफ बिल्डर को तो पता भी नहीं है कि एक्सवाई इंश्योरेंस कंपनी कोई कंपनी है, या एक्सवाई इंश्योरेंस कंपनी के साथ हमारा भी कोई लेना देना आगे पड़ सकता है। डीएलएफ बिल्डर को नहीं पता। डीएलएफ बिल्डर तो हमेशा एबी इंश्योरेंस कंपनी का ही गला पकड़ेगी। अगर कोई डीएलएफ बिल्डर्स में नुकसान होता है तो वो किसका गला पकड़ेगी? वो एबी इंश्योरेंस का पकड़ेगी। ऊपर वाले केस में वो तीनों का पकड़ेगी। तो डीएलएफ बिल्डर्स एबी इंश्योरेंस कंपनी का गला पकड़ेगी, कह रहे भैया हमारा पैसा निकालो। अब क्योंकि एबी इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कर रखा था, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रखी थी। तो डीएलएफ बिल्डर्स ने जब इंश्योरेंस प्रीमियम दिया टू एबी इंश्योरेंस, उस पर जीएसटी है, कोई दिक्कत नहीं। जब एबी इंश्योरेंस कंपनी ने दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उस पर जीएसटी है। लेकिन जब एबी इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सवाई इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम का प्रोपोर्शनेट अमाउंट दे रहे थे, उस पर जीएसटी की बात कर रहे थे, तभी एबी लिमिटेड को ध्यान आया, अरे यार खर्चे भी तो हुए हैं, सारा खर्चा हम क्यों उठाएं? जब हम प्रीमियम शेयर कर रहे हैं तो खर्चे भी शेयर करो भैया। तो सरकार ने कहा अगर आपका प्रीमियम अमाउंट ग्रॉस प्रीमियम पर 62.5 करोड़ पर जीएसटी लग गया है, 62.5 करोड़ पर जीएसटी लग गया है, तो ये जो खर्चे वाली बात है इस पर फिर जीएसटी की बात मत करिएगा। दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। ऑलराइट गाइस, एक बार मैं फिर रीड आउट करवा देता हूं सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन व्हाटसोएवर इनटू योर माइंड। कहते हैं सर्विसेज बाय इंश्योरर टू री इंश्योरर विद सीडिंग कमीशन डिडक्टेड फ्रॉम री इंश्योरेंस प्रीमियम। री इंश्योरेंस प्रीमियम समझ रहे हैं दोस्तों? री इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? जो डीएलएफ ने एबी को दिए, नहीं नहीं नहीं, वो तो इंश्योरेंस प्रीमियम है। री इंश्योरेंस क्या है? जो दूसरी बार इंश्योरेंस हो रहा है between AB Limited and XY Limited, XY company, insurance company, provided the reinsurer pays GST on the gross premium inclusive of such commission. All right guys, वाउचर्स वाला दोस्तों, ये वाउचर्स का अभी आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, तो व्हाट आई एम गोना डू इज मैं वाउचर्स वाले को करवाऊंगा दोस्तों आफ्टर टाइम ऑफ सप्लाई। आई विल कीप दैट इन माइंड आफ्टर टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर। उसके बाद अपन चलते हैं ऊपर के भी कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों जो रह गए थे, जो कुछ नए पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट हुए अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस एक्ट 2025। ये आईटीसी चैप्टर के बाद होगा। एक ये क्लैरिफिकेशन on whether GST is payable by the insurance company on salvage rec value earmarked in the claim assessment of the damage caused to the motor vehicle। बहुत
सिंपल सा पॉइंट है, लंबा चौड़ा इन्होंने फैक्ट्स एंड क्लैरिफिकेशन दिए, मैं सिंपल सा बताता हूं। दोस्तों, कई बार जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो वो दोस्तों गाड़ी हो जाती है बियॉन्ड रिपेयर, मतलब अब इस गाड़ी को ठीक नहीं करा जा सकता, या ठीक करने में जितना खर्चा होगा उससे बेटर तो ये नई गाड़ी आ जाएगी। ऑलराइट गाइस, तो एक कार थी दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, कार, उसका सीवियर एक्सीडेंट हो जाता है, बियॉन्ड रिपेयर, ठीक है ना गाइस। अब जो भी कार का ओनर था, कार का ओनर, उसकी जान बच गई, इसने कार का इंश्योरेंस करा रखा था। इसने ना कार का क्या करा रखा था, इंश्योरेंस करवा रखा था। नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज, थोड़ा सोच समझ कर आंसर दीजिएगा, कि जब कार का एक्सीडेंट हो गया तो इसने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बोला होगा, भैया इंश्योरेंस कंपनी को बोला होगा, भाई साहब पैसे निकालो क्योंकि अब मेरी गाड़ी तो खराब हो गई है पूरी। तो इसमें दो सिनेरियोस बनते हैं। पहला, जहां जैसे लेट्स से कार का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने अकॉर्डिंग टू द डैमेज क्लेम डिसाइड किया 10 लाख रुपए का, ठीक है ना गाइस, कि भाई 10 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। अब दो तरीके होते हैं इसमें, जब कार बियॉन्ड रिपेयर हो जाती है या ऐसी सिचुएशन में जहां फुल क्लेम दिया जाता है, तो उन्होंने कहा भैया आज, मैंने कहा चलो गाड़ी पूरी खराब हो गई है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी बोलती है अगर आज भी गाड़ी के हिस्सों को बेचा जाएगा, मार्केट में बेचा जाएगा, कबाड़ी वाले को बेचेंगे, कुछ इंजन सही पार्ट निकल रहा है, कोई दूसरी सही पार्ट निकल रहा है, माना गाड़ी को वापस ठीक करने जितनी स्थिति नहीं है, लेकिन अभी भी तो कुछ लोहा है गाड़ी में, कबाड़ी वाले को तो लोहा ही चाहिए होता है, ऐसा थोड़ा ना होता है कि वो नई गाड़ी अपने को कबाड़ी में बेचता है। तो जिसे बोलते हैं सैल्वेज वैल्यू, कि अभी भी गाड़ी से कुछ वैल्यू तो निकल ही सकती है ना। लेट्स से सैल्वेज वैल्यू ले लेते हैं 80,000 रुपीज का, 80,000 रुपए का। तो एक तरीका तो सरकार ने बोला, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि हम आपको, ध्यान से देखना, हम आपको 10 लाख रुपए, ध्यान से देखिएगा, 10 लाख रुपए क्लेम अप्रूव कर देते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1, 10 लाख रुपीस, पूरे 10 लाख रुपए दे दिए गए टू इंश्योर्ड, और उससे गाड़ी ले ली गई, एंड कार is now the property of insurance company। सही बात है, क्योंकि उससे गाड़ी ले ली भैया। अब तुमने तो कहा ना भैया कार इज बियॉन्ड रिपेयर, गाड़ी दे दो, मैं तुम्हें पैसे देता हूं उसके लिए, क्योंकि तुम अभी तक प्रीमियम भर रहे थे। नाउ अब कार सप्लाइड बाय इंश्योरेंस कंपनी, कार सप्लाइड बाय इंश्योरेंस कंपनी टू, कार सप्लाइड बाय इंश्योरेंस कंपनी टू, हाँ जी गाइस, किस टू कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाला। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो क्या होगा गाइस, बताइए, इस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? इस पर जीएसटी लगेगा, मतलब यहां पर 80,000 रुपीज प्लस जीएसटी देयर ऑन, ये लगेगा। दूसरा सिनेरियो गाइस, केस नंबर 2, इधर देखिएगा, केस नंबर 2, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है गाइस, जहां हमने डील ही सामने वाले के साथ ऐसी करी, हमने बोला, केस नंबर 2, कि भाई साहब जितना भी क्लेम अमाउंट है इसमें से हम सैल्वेज वैल्यू माइनस करके देंगे आपको, सैल्वेज वैल्यू माइनस करके देंगे। हम आपको क्लेम 10 लाख का नहीं देंगे, 10 लाख की आपकी गाड़ी थी, अभी भी मगर गाड़ी को बेचोगे तो 80,000 मिलेगा, कबाड़ी वाले को जाके बेच दो, 80,000 मिलेगा।
हम आपको 9,20,000 ही देंगे, 9.2 लाख रुपीस ही देंगे, 9.2 लाख रुपीस। तो पहले भी दोस्तों जब 10 लाख रुपए मिल रहे थे, 10 लाख रुपए मिल रहे थे, तब भी मैंने कोई जीएसटी की बात नहीं करी थी। दिस इज मोर लाइक एन एक्शनेबल क्लेम। आपने इंश्योरेंस दे रखा है दोस्तों, इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है इन ऑर्डर टू कवर द रिस्क ऑफ एनी कार डैमेज। और अगर आज गाड़ी डैमेज हो जाती है तो उस पर दोस्तों जब आपको क्लेम मिलेगा तो उस पर आपको कोई भी जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन पहले वाले केस में जब आपने गाड़ी सामने वाले को दे दी, उसके नाम टाइटल ट्रांसफर हो गया, फिर उसने गाड़ी आगे बेची, तो गाड़ी बेचने पर जीएसटी लगेगा। दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। इधर ध्यान से देखिएगा। Facts: Insurance company insure the vehicles for any damages and in return charges premium from owner of vehicle. The responsibility of the insurance company is to either repair the damaged car or compensate the insured as per the terms of the insurance policy. What is the GST impact in the following cases? पहला, डिडक्शन ऑफ सैल्वेज वैल्यू, या दूसरा फुल इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू सेटलमेंट विदाउट डिडक्टिंग सैल्वेज वैल्यू। तो जो यहां पर ए पॉइंट है वो मेरा केस नंबर 2 था, और यहां पर जो बी पॉइंट है वो मेरा केस नंबर 1 था। क्लैरिफिकेशन आ गई दोस्तों। डिडक्शन ऑफ सैल्वेज वैल्यू जो मेरा केस नंबर 2 था, where the claim is settled after deducting the salvage value, the ownership of the salvage remains with the insured, मतलब remains with the car owner. The salvage does not become the property of the insurance company, and the deduction of the salvage value from the claim amount is not considered a supply. उसे कोई सप्लाई नहीं माना जाएगा। एंड हेंस इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल टू पे जीएसटी ऑन द सेम। मतलब जो 9,20,000 है उस पर कोई जीएसटी का सवाल ही नहीं उठता, या उस 80,000 पर भी जीएसटी का सवाल नहीं उठता जो माइनस करे जा रहे हैं। नेक्स्ट, फुल इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू सेटलमेंट। इफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट्स settlement on full IDV without deducting salvage value wreckage as per the contract, the salvage becomes the property of the insurance company. Salvage किसकी प्रॉपर्टी बन जाती है? इंश्योरेंस कंपनी की। After setting the full claim amount, thus insurance company is liable to discharge GST on the supply of the salvage. Salve भी बोलते हैं उसे, salvage to the salvage buyer. ऑल राइट। तो यहां पर दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी को लाइबल किया जाएगा टू डिस्चार्ज जीएसटी। जीएसटी डिस्चार्ज करेंगे जब आप जो सैल्वेज था, जो बचा था गाड़ी के एक्सीडेंट होने के बाद, उसे जब आप बाहर बेचोगे तो उस पे जीएसटी लगेगा। आ जाओ गाइस, एक और क्लैरिफिकेशन ये आपके सामने। ये पहली क्लैरिफिकेशन थी जो मैंने मार्क करी थी। इस क्लैरिफिकेशन के बाद हमारा चैप्टर फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा गाइस। ये भी बहुत अच्छा सा पॉइंट है गाइस, इसमें भी मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लैरिफिकेशन ऑन द टैक्सेबिलिटी ऑफ ESOP, ESPP, RSU प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज थ्रू इट्स ओवरसीज होल्डिंग कंपनी। अब हुआ क्या दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा प्यारा देश दोस्तों हिंदुस्तान, ठीक है ना। यहां पर एक कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी, क्योंकि उसकी होल्डिंग कंपनी आउटसाइड इंडिया है। सब्सिडरी कंपनी। अब सब्सिडरी कंपनी का एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय T2। सब्सिडरी कंपनी का एम्प्लॉय T2, ठीक है ना गाइस। इसको ऑप्शन मिला एक कि आप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या है कि T2 चाहे तो इस कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। सिंपल लैंग्वेज में तो यही होता है। अब बात यह आती है कि T2 ने दोस्तों क्या करा, इस ऑप्शन को अवेल। T2 अवेल्ड दिस ऑप्शन कि भाई वो कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेगा एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज कि अगर T2 इस कंपनी के
शेयर्स को अवेल कर रहा है, तो क्या T2 को भी कंपनी को पैसा देना पड़ेगा? द आंसर टू विच इज यस। एम्प्लॉय कंपनी को पैसा देगा, जो सब्सिडरी कंपनी T2 की सैलरी में से ही डिडक्ट कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, ये जो ईसॉप मिल रहा है, जो शेयर्स मिलेंगे, वो होल्डिंग कंपनी के मिलेंगे। वो कहां के मिलेंगे गाइस? होल्डिंग कंपनी के मिलेंगे। शेयर्स यहां से अलॉट हो रहे हैं, मतलब T2 अपनी सैलरी में से सब्सिडरी कंपनी को पैसा दे रहा है, या सब्सिडरी कंपनी T2 की सैलरी में से पैसा काट रही है, क्योंकि T2 ने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन को अवेल किया है। लेकिन शेयर्स किसे मिल रहे हैं दोस्तों? शेयर्स कौन सी कंपनी के मिलते हैं? शेयर्स हमेशा होल्डिंग कंपनी के मिलते हैं ऐसे सिनेरियो में, और होल्डिंग कंपनी आउटसाइड इंडिया की है, तो होल्डिंग कंपनी ने T2 को अलॉट कर दिए, मतलब पैसा चला गया सब्सिडरी कंपनी के पास और शेयर्स अलॉट कर रही है होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी से कहा, भैया आप भी वो पैसा हमें दो, आप ये पैसा हमें दो ना भैया, क्योंकि शेयर्स तो हम अलॉट कर रहे हैं। कल को अगर T2 शेयर्स बेचेगा तो वो तो होल्डिंग कंपनी के शेयर्स है ना, और पैसा सब्सिडरी के पास है, तो सब्सिडरी ने दोस्तों यहां पर पैसा दिया इन द फॉर्म ऑफ रीइंबर्समेंट। इसे क्या बोलते हैं? रीइंबर्समेंट, एक तरीके का वो है। ऑलराइट गाइस, तो सरकार ने कहा कि ये जो आफ्टर ऑल सारी चीजों में डीलिंग हो रही है वो शेयर्स की हो रही है, और शेयर सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में आता है विच इज नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज, विच इज नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज, ना तो उसे गुड्स माना जा रहा है ना सर्विसेज माना जा रहा है। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में गाइस नो जीएसटी, क्योंकि ना तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज। हाउएवर, सरकार हमेशा वो एक पॉइंट कहती है ना, हाउएवर अगर होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी से कोई एडिशनल अमाउंट चार्ज किया ओवर एंड अबव द प्राइस ऑफ शेयर्स, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, वॉट एवर यू कॉल इट एज, मतलब इन्होंने शेयर्स का पैसा तो दिया ही दिया, शेयर्स का पैसा तो दिया ही दिया, शेयर्स पर नो जीएसटी, नो जीएसटी। लेकिन अगर शेयर्स के साथ कोई एडिशनल अमाउंट दिया गया, कोई एडिशनल अमाउंट दिया गया, एडिशनल अमाउंट, तो एडिशनल अमाउंट पर जीएसटी लगेगा। दिस इज व्हाट द पॉइंट इज गाइस, दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। तो इधर आते हैं दोस्तों, इसको पढ़ते हैं, इधर देखिएगा। Clarification on the taxability of ESOP Employee Stock Option Plan, ESPP Employee Stock Purchase Plan या RSU Restricted Stock Units provided by a company to its employees through its overseas holding company. Overseas मतलब जो outside India है. Facts: Indian companies offer employee stock option plan, ESOP, ESPP and RSU options to their foreign holding company to its employees as per the employment contract. तो जो इंडियन कंपनीज है, मतलब जो सब्सिडरी कंपनी है हिंदुस्तान में, वो अपने एम्प्लॉइज को ऑफर करती है कि आप चाहो तो होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो अंडर ESOPs, ESPP या RSU प्लान्स। Upon employees exercising these options, the foreign holding company directly allots shares to the employees, जैसा कि होल्डिंग कंपनी ने डायरेक्टली शेयर अलॉट कर दिया था, एंड द कॉस्ट इज रीइंबर्स्ड। कॉस्ट कौन रीइंबर्स करता है? बाय द इंडियन सब्सिडरी टू द फॉरेन होल्डिंग कंपनी। अब क्या इस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, इसे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज मानते हुए इस पर जीएसटी लगाए या नहीं लगाए? तो सरकार ने कहा whether these transactions should be considered as import of financial services and thus be liable for GST under RCM। क्या इस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा? जो रेसिपिएंट है हिंदुस्तान में, वो जाकर दोस्तों टैक्स पे करेगा इस पे। तो सरकार ने उस पर क्लैरिफिकेशन दिया। दिस वाज द क्वेश्चन। कहते हैं ESOP, ESPP, RSU is a part of employees remuneration as per their contract and thus its sale or purchase is not a supply। वो सप्लाई ही नहीं है, ठीक है जी। Securities shares are neither goods nor services under the GST law and thus its sale or purchase is not a supply। Thus the reimbursement from the Indian company to the foreign holding company when done on a cost to cost basis is not subject to GST। अगर cost to cost basis पर है, जितने के शेयर्स हैं उतनी ही वैल्यू अगर सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को दिया है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं। However, if any additional fees
markup, commission, etc. is charged by a foreign holding company from the domestic subsidiary for such issuance, it will be considered as a supply of service. Additional amount जो होगा उसे supply of service माना जाएगा. Of facilitating the transaction in securities, and GST will be levied on the additional amount. GST additional amount पर लेवाई किया जाएगा, being import of services under reverse charge. मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में बताया भी था कि रिवर्स चार्ज एक ऐसा सिनेरियो होता है जहां पर रेसिपिएंट को जाके सरकार को टैक्स पे करना पड़ता है. तो जो एडिशनल अमाउंट है, लेट्स से अगर शेयर्स की वैल्यू 10 लाख रुपए की है और एडिशनल अमाउंट 30,000 रुपीज का है, तो 10 लाख रुपए के जो शेयर्स की वैल्यू है उस पर कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन जो 30,000 रुपीज का एडिशनल अमाउंट है, इस पर आपका जीएसटी लग जाएगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. मतलब द सब्सिडरी कंपनी जो दोस्तों रेसिपिएंट है, इन दिस सिनेरियो विल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. ऑलराइट गाइस, केस स्टडी पढ़ लेते हैं गाइस. एबीसी टेक प्राइवेट लिमिटेड, एन इंडियन सब्सिडरी ऑफ ग्लोबल टेक इनकॉर्पोरेशन, a US based company, offers its employees ESOPs as a part of their compensation package. When an employee decides to exercise their stock option, Global Tech Incorporation, जो outside India, directly transfers the shares to the employees. ABC Private Limited reimburse Global Tech for the cost of these shares on a cost to cost basis. Cost to cost basis है, no GST. Solution, no. क्या जीएसटी लगेगा? नो. ESOPs, ESPP, RSU transactions are not considered as supply of goods or services under GST. Security shares are neither goods nor services as per the definition in the GST Act. Everyone clear about it, guys? So this brings us to the end of the chapter. Finally, guys, अभी हमारा चैप्टर खत्म होता है. इस चैप्टर के भी 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आने वाले चैप्टर्स में कराए जाएंगे. पहला मैं आपको दिखा देता हूं फिर से दोस्तों. एक तो ये वाला वारंटी रिप्लेसमेंट वाला जो आईटीसी चैप्टर में जाएगा. दूसरा दोस्तों जो आपका पॉइंट आया था वो था वाउचर से जुड़ा हुआ, जो टाइम ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में कवर अप किया जाएगा. आफ्टर टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर वाउचर्स, क्योंकि वाउचर्स पर पहले जीएसटी लगता था, अब अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस एक्ट 2025 वाउचर्स से जीएसटी हटा दिया गया. ऑलराइट गाइस, तो आई होप नाउ since we are done with chapter number 2, guys, prepare yourself for an amazing question answer round on Monday को बहुत बढ़िया क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे इस चैप्टर का, एंड देन फाइनली आपका ये चैप्टर खत्म होगा. ओके, उसके बाद वी गोना स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3. आपको पता है एवरी सेशन हैज टू बी फॉलोड बाय अ क्वेश्चन प्रैक्टिस, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके दोस्तों अब जाकर आपका ये चैप्टर को हम मंडे को फाइनली अलविदा करेंगे. और नेक्स्ट वीक वी गोना मेक श्योर कि ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक आपके सारे के सारे चैप्टर खत्म हो जाए गाइस. मतलब ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक चैप्टर नंबर 3 खत्म हो जाए. ओके गाइस, वो भी एक अच्छा चैप्टर है, बट आई डू नॉट वांट टू स्ट्रेच इट लॉन्ग. हम 2-2 घंटे के बड़े बड़े सेशंस रखेंगे और उस चैप्टर को खत्म करेंगे. ऑलराइट गाइस, तो आज का क्विक रिकैप करते हैं गाइस. आज का सबसे पहला रिकैप जो सामने एक, अच्छा ये तो वाउचर से जुड़ा हुआ है. सेक्शन 8 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, जहां हम लोगों ने देखा कि भाई बंडल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टुगेदर फॉर अ सिंगल प्राइस, तो उस बंडल में से अगर आप प्रिंसिपल एलिमेंट ढूंढ पाते हैं तो उसे कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा और प्रिंसिपल सप्लाई की रेट ऑफ जीएसटी लगेगी. लेकिन अगर आप बंडल नहीं ढूंढ पाते हैं तो उसको हम मिक्स सप्लाई बोलेंगे, जहां पर हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी विल बी मेड एप्लीकेबल. तो उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में जो भी हाईएस्ट रेट होगी वो वाली अप्लाई कर जाएगी ऑन द टोटल बंडल. उसके बाद हम लोगों ने सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन देखी ऑन फूड एंड बेवरेजेस प्रोवाइडेड एट द सिनेमा हॉल्स. कहते हैं अगर अलग अलग आपने खरीदा है, मतलब टिकट अलग खरीद ली थी, पॉपकॉर्न वगैरह अलग खरीदा है, तो टिकट की प्राइस पर सिनेमा वाला लगेगा और खाने की प्राइस पर जो फूड एंड जो पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक थे उस पर रेस्टोरेंट की सर्विस मानते हुए वो वाला जीएसटी लगेगा. लेकिन अगर आपने कॉम्बो में लिया है तो प्रिंसिपल सप्लाई सिनेमा, तो टोटल वैल्यू पर दोस्तों सिनेमा वाला जीएसटी लगेगा. उसके बाद सीबीआईसी की क्लैरिफिकेशन ऑन सर्विसिंग ऑफ कार्स. कहते हैं ऐसे सिनेरियो में जनरली
इनवॉइस में, कार्ड्स में, इनवॉइस में दोस्तों गुड्स की वैल्यू एंड सर्विसेज की वैल्यू अलग अलग लगी होती है, तो अलग अलग ही रेट ऑफ जीएसटी लगेगा। जैसे कि दोस्तों, अच्छा चलो एक अच्छा एग्जांपल भी ध्यान आया, जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं, मॉल में एक लाइफस्टाइल में आप गए और वहां पर आपने अलग अलग चीजें खरीदी, आपने टी शर्ट खरीदी, बेल्ट खरीदी, पर्स खरीदा, जूते खरीदे, सॉक्स खरीदे, परफ्यूम खरीदा। अब जब आप बिलिंग काउंटर पे जाते हैं तो ये कोई नेचुरल बंडल है, आर्टिफिशियल बंडल है? इट इज नीदर ऑफ द टू। ये ना तो नेचुरल बंडल है ना आर्टिफिशियल बंडल है, क्योंकि वो जो सामने कैशियर है, जब वो हर एक चीज को स्कैन करता है और आपका बिल जनरेट होता है, तो बिल में सारी चीजों का दाम अलग अलग लिखा होता है। सारी चीजों का दाम अलग अलग लिखा होता है और उन अलग अलग पे हो सकता है परफ्यूम पर 18% हो, जूतों पर 5% हो, टी शर्ट पे 12% हो, तो अलग अलग ही लगेगा, क्योंकि इनवॉइस में अलग अलग मेंशन्ड है। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग रीथ्रेडिंग ऑफ टायर्स। रीथ्रेडिंग ऑफ टायर्स क्या होता है दोस्तों? टायर को ठीक करना। तो सरकार ने कहा ये एक सप्लाई ऑफ सर्विस है, जिसमें कॉम्पोजिट सप्लाई इज सप्लाई ऑफ सर्विस। बाकी जो आपने एंसिलरी लगाए हैं, प्रिडोमिनेंट जो टायर लगाया, रबर लगाया, कुछ ग्लू लगाया, कुछ वो सब आपका एंसिलरी। लेकिन अगर आप रीथ्रेडेड टायर्स को बेच रहे हैं तो फिर वो आपका सप्लाई ऑफ गुड्स है। बस बॉडी बिल्डिंग भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं अगर डिजाइन लोगो है तो सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि वहां पर पेपर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। लेकिन डिजाइन लोगो नहीं है तो दोस्तों सप्लाई ऑफ सर्विसेज, नेमिंग एज प्रिंटिंग सर्विसेज। ऑलराइट गाइस, उसके बाद अभी भी एक दो ऊपर क्लैरिफिकेशंस करी थी। एक क्लैरिफिकेशन करी थी इन रिलेशन टू अपना ESOPs व्हेन इशूड बाय द क्या बोलते हैं, होल्डिंग कंपनी आउटसाइड इंडिया, ओवरसीज होल्डिंग कंपनी, जिसके लिए सब्सिडरी कंपनी उन्हें पेमेंट कर रही है। तो अगर कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे पेमेंट कर रही है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो सिक्योरिटीज हैं, शेयर्स हैं, ये आपके ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माने जाते हैं, मतलब ना ये गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं ना सर्विसेज की डेफिनेशन में आते हैं। लेकिन अगर कोई एडिशनल अमाउंट चार्ज किया जा रहा है by the foreign company from its holding company, then holding company will be liable to pay GST under the reverse charge mechanism. उसके बाद दोस्तों एक और पॉइंट आया कि ये जो इंश्योरेंस कंपनी जब अपने क्लाइंट्स को पैसा देती है, क्लेम देती है, तो क्या उस क्लेम पर जीएसटी है नहीं है? क्या पॉइंट था उसमें? तो कहते हैं क्लेम पर तो कोई जीएसटी नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लैरिटी रखिएगा, क्लेम पर कोई जीएसटी नहीं है। अब पहला क्लेम पास होता है आफ्टर डिडक्शन ऑफ सैल्वेज वैल्यू, कि भैया जो भी गाड़ी, अब जो भी कचुम्बर बन गया, लेकिन उसको भी कबाड़ी वाले को बेचोगे तो वो तो तोलने के हिसाब से लेता है, जितना हैवी होगा उतना ज्यादा आपको वो पैसा दे देगा। तो कहते हैं डिडक्शन ऑफ सैल्वेज वैल्यू में अगर डिडक्ट होने के बाद मिला है तो सैल्वेज वैल्यू अभी भी ओनर के पास ही है, तो उसमें सैल्वेज वैल्यू पर या सैल्वेज वैल्यू का भी कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, तो जीएसटी का सवाल ही नहीं उठता। दूसरा, अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा पैसा दे देती है और आपका कबाड़, जो गाड़ी खराब हो गई है, उसे ले जाती है, देन इट बिकम्स द ओनर। मतलब यहां पर दोस्तों गाड़ी किसके पास चली गई? गाड़ी इंश्योरेंस कंपनी के पास चली गई। अब इंश्योरेंस कंपनी इस गाड़ी को आगे फर्दर सेल करेगी, आगे फर्दर देगी, तो उस पर दोस्तों जीएसटी लगेगा। ऑलराइट गाइस, एवरीवन क्लियर अबाउट इट? चलो जी, आज का सेशन यहीं तक। आई होप यू गाइज एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ द सेशन। Continuing with the practice session on Monday, we'll close down this chapter and then Tuesday को नया चैप्टर चार्ज ऑफ जीएसटी स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन यहीं तक। आई होप यू गाइज एंजॉयड द सेशन। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय, अलविदा एंड टेक